परी और शिवानी फेवरेट से बातों में इस कदर बिजी हो गई कि समय का भी ध्यान नहीं रहा। बेड पे लेट के शिवानी और परी फेवरेट को बार बार राम का नाम लेके चिढ़ा रही थी और फेवरेट अपनी हुक्मरानी सा के सीने से लगी शर्माते हुए नर जी भाई दरिया हमें शर्मा रही है कह रही थी। अगर इस वक्त हुकुम सा यहाँ आ जाए और फेवरेट को परी के सीने से लगे देख लिए तो कसम से फेवरेट की तो जान ही निकाल लेंगे। ग्रिन ग्रिन। ऐसे ही बात करते करते तीनों की आंखें लग गई। कुछ देर बाद परी की नींद खुली तो खुद को कहीं और पाके बेड से उठने लगी। पर जब उसकी नजरें बच्चों की तरह अपने सीने से लग के सो रही फेवरेट पे गई तो मुस्कुराते हुए उसके सर पे हाथ फेर के माथे को चूमते हुए मन ही मन बोली, अब तो जल्दी राम के मुंह से ये बात निकलवानी ही पड़ेगी कि वो भी आपसे प्यार करते हैं। उसके बाद हम आपको हमारी छोटी देवरानी सा बना के ले जाएंगे। सोचते हुए जैसे ही परी का नजर घड़ी पे गया तो जल्दी से फेवरेट को बेड पे ठीक से लिटाते हुए खुद से बोली, इतना देर से हम यही है। उधर हुकुम सा कितना गुस्सा हो रहे होंगे, कहीं हमें लेने ही ना आ जाए। फिर अपने पास तो रही शिवानी को उठाते हुए परी बोली, बेबी जल्दी उठ वरना हुकुम सा आ जाएंगे। शिवानी जो कि बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, हुकुम सा का नाम सुनते ही हड़बड़ाते हुए उठ के बैठते हुए बोली, नहीं नहीं जीजू हमें मत मार। इसके आगे बोलने के पहले ही परी उसके सर पे जोर से चपत लगाते हुए बोली, अपनी आंखें खोल के देख, यहाँ सिर्फ हम तीनों ही हैं, तेरे जीजू नहीं। कहते हुए बेड से उतर गई। फिर अपने बाल और कपड़ों को ठीक करते हुए परी बोली, हमने ज्यादातर सालियों को अपने जीजू के साथ मजाक मस्ती करते देखा है, पर तू तो अलग ही निकली। इतना कौन डरता है अपने जीजू से, कह के मुंह बनाते हुए उसको देखने लगी। शिवानी चैन की सांस लेते हुए बोली, बेबी वो सालियां बहुत नसीब वाली है, पर हमारे ऐसे नसीब कहा। हमें तो जीजू भी ऐसे मिले हैं जो बस घूर के ही हमारे शरीर का सारा खून सुखा देते हैं। उसकी बात सुन के परी हंसते हुए बोली, ऐसे मत बोल यार, हमारे हुकुम सा बहुत अच्छे हैं। शिवानी तपाक से बोली, बस तेरे लिए उनकी असलियत जाननी है तो महल के बाहर निकल के किसी से भी पूछ के देख ले, वो लोग बताएंगे कि जीजू कितने अच्छे हैं। कह के हाथ से गला काटने का इशारा कर दी। परी मुंह बनाते हुए बोली, अब जल्दी यहाँ से चल वरना सच में तेरे जीजू हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। कहते हुए कमरे से निकल गई। परी की बात सुन के शिवानी जल्दी से बेड से उतर के परी के पीछे ही कमरे से निकल गई। सीढ़ियों के पास हुकुमसा को देख के सक्षम और अभय भागते हुए उनके पास पहुंच गए। फिर सक्षम हुकुमसा की तरफ देखते हुए हड़बड़ी में पूछा, भाई तू कहाँ जा रहा है। हुकुमसा अपना सर घुमा के दोनों को अपने पास देखे तो चौंकते हुए बोले, हम तो परी को बुलाने जा रहे हैं, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हुकुमसा का बात सुन के सक्षम कुछ सोच के अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, हे हम तो रजनी को देखने जा रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं। उसकी बात सुन के हुकुमसा सक्षम और अभय को अजीब नजरों से देखते हुए बोले, इतनी रात को। उनकी बात सुन के दोनों की बोलती बंद हो गई। फिर कुछ सोचते हुए अभय अपनी लिरखाई आवाज में बोला, भाई साहब रजनी तो भाभी सा की चहेती है ना, इसलिए अब उनका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। उसकी बात सुन के हुकुमसा को परी का याद आ गया और सर हिलाते हुए आगे बढ़ गए। उनके आगे जाते ही सक्षम धीरे से अभय की तरफ देखते हुए बोला, भाभी रजनी के कमरे में है, इसका मतलब राम वहाँ नहीं है। अभय भी चैन की सांस लेते हुए बोला, हाँ हमें लगता है राम किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा है, वरना हम तो डर ही गए थे कि कहीं राम और रजनी अगर साथ में हुए तो भाई साहब उन लोग को देख के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। हुकुमसा जो कि थोड़ा आगे बढ़ चुके थे, जब अपने पास से सक्षम और अभय को गायब देखे तो पीछे मुड़ के उन लोग की तरफ देख के धीमी आवाज में बोले, क्या हुआ वहाँ खड़े क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो, अब नहीं मिलना रजनी से। हुकुमसा की बात सुन के दोनों तेजी से उनके पास पहुंच गए। अब दोनों ने रजनी से मिलने का बात हुकुमसा को बोला था तो मिलने तो जाना ही था, इसलिए दोनों उनके साथ ही चल पड़े। पर अब कोई टेंशन नहीं था उन लोग को, दोनों मजे से बात करते हुए जा रहे थे। दूसरी तरफ राम जो कि चोरों की तरह छुपते छुपाते फेवरेट के कमरे के पास पहुंच ही गया था कि सामने से आती परी और शिवानी को देखते ही उसकी आंखें डर से फैल गई। फिर हड़बड़ी में उल्टे पांव भागते हुए खुद से बोला, भाभी सा तो यही है, इन्हें तो पहले से ही हम पे शक है कि हम रजनी से प्यार करते हैं। अगर इस वक्त इन्होंने हमें यहाँ देख लिया तो इनका शक यकीन में बदल जाएगा। कहते हुए तेजी से भागने लगा। बेचारे राम को तो अभी अंदाजा भी नहीं था कि जिस प्यार को वो छुपाने का कोशिश कर रहा है वो उसके एक किस्से ही आधे महल के लोग जान चुके हैं। राम जैसे ही भागते हुए हॉल तक पहुंचा के सामने से हुकुमसा सक्षम और अभय को वही आते देख के बुरी तरह डर गया। फिर जल्दी से अपने पीछे मुड़ भागने लगा और वापस से उसकी नजरें सामने से आती परी और शिवानी पे पड़ी। ये देख के अब तो राम का डर के मारे पसीना छूटने लगा था और पैर भी जोरों से कांपने लगा था। फिर खुद को संभाले वही कहीं छुपने की जगह खोजते हुए मन ही मन बोला, एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाए, अगर इनमें से किसी के भी हाथ हम लग गए तो हमारी आज खैर नहीं। कहते हुए बेचैनी से अपने नजरों को आसपास घुमाते हुए देखने लगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जहाँ राम छुप सके। तभी राम को साइड में रखा एक संदूक दिखा। संदूक देखते ही राम अपने तेज कदमों से उसके पास जाते हुए मन ही मन बोला, इसी में घुस के बैठ जाते हैं, सबके जाते ही बाहर निकल आएंगे। कहते हुए संदूक को आहिस्ते से खोला जिससे आवाज ना हो। पर जैसे ही संदूक खोल के अंदर देखा तो उसको सिर्फ तलवार ही नजर आया जो कि पूर्वजों का इस्तेमाल किया हुआ तलवार था। उस तलवार को देख के राम डर के मारे जल्दी से संदूक वापस बंद करते हुए बोला, अगर हम अंदर घुस गए तो पता नहीं वहाँ से बाहर कितने टुकड़े में आएंगे। सोचते हुए अपना सर पकड़ लिया। यह राम को छुपने का जगह ही नहीं मिल रहा था और वहाँ उसके मौत और कुआं धीरे धीरे उसके करीब आते जा रहे थे। दूसरी तरफ परी और शिवानी बात करते हुए आगे बढ़ रही थी। परी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी कि उसको कुछ अजीब लगा और वापस से कुछ कदम पीछे लेते हुए एक मूर्ति के सामने खड़ी हो गई।
उस मूर्ति ने ब्लैक ट्रैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहना था। उसके एक हाथ में ढाल तो दूसरे में तलवार था। फिर उस मूर्ति को अजीब नजरों से देखते हुए परी बोली, ये कैसा अजीब सा स्टैचू है, शरीर लड़कों जैसी और अदा लड़कियों जैसी। दरअसल राम जब छुपने का जगह ढूंढ रहा था तो उसका नजर एक अपसरा मूर्ति पे पड़ा, जो अपने एक हाथ में घड़ा पकड़े, दूसरे हाथ को अपने सर की तरफ मोड़े, एक पैर ऊपर उठाए, साइड से कमर को थोड़ा बाहर निकाले बहुत ही अदा से खड़ी थी। राम जब उसको देखा तो भागते हुए उसके पास गया और अपने एक हाथ में ढाल और दूसरे में तलवार लिए बिल्कुल वैसे ही एक पैर पे कमर को थोड़ा बाहर निकाले बहुत ही अदा से खड़ा हो गया। पर राम ने ढाल को अपने चेहरे के सामने किया हुआ था जिससे किसी को उसका चेहरा ना दिखे। परी की बात सुन के शिवानी अपनी उन्नीदी आंखों से उस मूर्ति को देखने लगी। फिर चाहते हुए बोली, अरे ये तो एकदम यूनिक पीस है यार, कह के अपने चमकते आंखों से राम को देखने लगी। दोनों की बात सुन के राम एक पैर पे खुद को बैलेंस करते हुए मन ही मन डरते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा आपने, हम यूनिक ही लग रहे हैं। ऐसे हालत में अगर कोई गार्ड्स हमें देख लिए तो हमारी बात मानना तो दूर, हमें देख के ही हंस पड़ेंगे। अब तो ऐसे खड़े खड़े हमारे कमर में भी दर्द होने लगा है, कह के धीरे से अपने कमर को थोड़ा हिला लिया। यहाँ परी अब भी उसी मूर्ति को अपने गहरे नजरों से देखते हुए बोली, यार हमको इस स्टैचू में कुछ गड़बड़ लग रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये हिल भी रहा है। रुक, ऐसे हल्के रोशनी में साफ साफ नहीं दिख रहा, हम अभी लाइट्स ऑन करते हैं, कहते हुए स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गई। परी की बात सुन के ढाल के पीछे मुंह छुपाए राम के मुंह से जोर से निकला, नहीं। उस आवाज को सुन के परी और शिवानी के तो होश ही उड़ गए, और राम बेचारा अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए मन ही मन खुद को ढेरों गालियां देते हुए कमर हिलाए जा रहा था। अब तो उसका पैर भी दुखने लगा था। तभी परी हैरानी से शिवानी की तरफ देखते हुए बोली, तूने कुछ सुना? शिवानी अपना सर खुजाते हुए बोली, यार आवाज तो आई पर कहां से, कहते हुए आसपास अपनी नजरें दौड़ाने लगी। जब कुछ नहीं दिखा तो मुंह बनाते हुए परी को देखने लगी। तभी परी कुछ सोचते हुए हैरानी से बोली, कहीं चोर तो नहीं घुस गया, कहते हुए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। परी की बात सुन के शिवानी से पहले राम अपना सर जल्दी जल्दी ना में हिलाते हुए मन ही मन बोला, भाभी सा हम चोर नहीं है, बस आज थोड़ी देर के लिए बने थे, पर चोर के बजाय यहाँ आपसा बने खड़े हैं, कह के कमर को हिलाते हुए कभी लेफ्ट साइड से कमर निकाल लेता तो कभी राइट साइड से। शिवानी उबासी लेते हुए परी का हाथ पकड़ के ले जाते हुए बोली, बेबी कोई भी चोर यहाँ मरने नहीं आएगा, हमें लगता है नींद की वजह से हम दोनों के कान बज रहे हैं। शिवानी की बात सुन के राम चैन की सांस लेते हुए बोला, हाँ हाँ जल्दी से ले जाइए भाभी सा को, वरना अगर भाई सा आ गए ना तो हमें बहुत मारेंगे, कहते हुए ढाल के पीछे से हल्का सा सर निकाल के देखा। परी और शिवानी को सामने ना पाके राम चैन की सांस लेते हुए सीधा खड़ा होके तलवार और ढाल को पीछे दीवार पे लगा के अपने कमर को दोनों हाथों से पकड़ के हिलाते हुए धीरे से बुदबुदाया, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कमर ही सुन्ना पड़ गया है, कहते हुए लेफ्ट राइट करके उसको घुमाने लगा। ठीक उसी वक्त शिवानी के साथ जाती परी पीछे मुड़ गई। अंधेरे में राम का चेहरा तो नहीं दिखा पर उसका कमरिया लेफ्ट राइट वाला प्रोग्राम जरूर दिख गया। वो देख के परी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और जोर से चीखते हुए बोली, चोर चोर चोर। परी की चीख सुन के राम हड़बड़ाते हुए अपने तिरछे नजरों से परी की तरफ देखा। परी और शिवानी के ठीक पीछे हुकुमसा अभय और सक्षम को देख के अपनी थूक टिकते हुए राम बोला, मर गए, भागो, कहते हुए अपने सर पे पैर रखे तेजी से भागा। पर अफसोस अब तक हुकुमसा के नजरों में वो आ चुका था। हुकुमसा गुस्से में चोर राम के पीछे भागते हुए जोर से चीखे, शिवानी आप इमरजेंसी स्विच दबा के महल में सबको अलर्ट कर दीजिए और जान आप सारा लाइट्स ऑन कर दीजिए। अभय और सक्षम आप लोग दूसरी तरफ से चोर को घेरिए क्रमशः। आर्टिकल 2 ऑफ 13 च 157 में झुकेगा नहीं साला। सूचना, आज का पाठ पढ़ के हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, यमी फेस पर फिर भी हमें बताएगा जरूर ग्रिन 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 टीयर्स ऑफ जॉय की आपकी हालत कैसी है। महल का सारा लाइट्स ऑन हो चुका था और सायरन का आवाज सुन के सभी का नींद खुल चुका था। चाचू अपने कमरे से निकल के नीचे देखते हुए तेज आवाज में पूछे, क्या हुआ, सायरन क्यों बजा है, फिर से कोई हमला हुआ है क्या? परी उनकी आवाज सुन के ऊपर देखते हुए बोली, नहीं चाचू, घर में चोर घुस आया है। ये सुनते ही चाचू के पास खड़ी चाची जोश में आ गई और जाके दीवार पे लगे तलवार को खींच के निकालते हुए नींद भरी आवाज में बोली, उसकी इतनी हिम्मत, हमारे घर में घुसा, आज तो काट के रख देंगे उसको, कहते हुए साड़ी के प्लेट्स को आगे से थोड़ा उठा के कमर में खोस के झूमते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। चाचू भाग के उनका रास्ता रोकते हुए बोले, अरे अरे आप जरा शांत हो जाइए, अभी तक तो आपका आंख भी ठीक से नहीं खुला है, ऐसे नींद में काटा काटी करेगी तो चोर के बजाय घर वालों को ही काट के रख देंगी। ये तलवार हमें दीजिए, हम इसे रख के पुलिस को बुला लेते हैं, कहते हुए तलवार ले लिए। यह चाची सच में बहुत ही ज्यादा नींद में थी। चाचू की तलवार लेते ही चाची उनके सीने पे सर रख के फिर से सो गई। चाचू हंसते हुए उनको एक हाथ से संभाले और नीचे परी को देखते हुए बोले, आप दोनों जाके सारे नौकरों को कह दीजिए कि कोई भी अपने कमरे से ना निकले और कमरा अंदर से लॉक कर ले। उनकी बात मान के शिवानी और परी वहां से चली गई। उन्हीं के पीछे सुमन और गंगा भी भागी। दूसरी तरफ लाइट्स ऑन होते ही राम डर के मारे अपने हाथों से चेहरे को साइड से छुपाते हुए तेजी से भागने लगा और हुकुमसा भी पूरे फुर्ती से उसके पीछे भागे। अब दोनों में ज्यादा डिस्टेंस नहीं रह गया था तभी एक टन आया। राम को टन लेते देख के हुकुमसा भी टन लिए पर उनके पहुंचने तक राम वहां से गायब हो चुका था। ये देख के हुकुमसा के कदम ठिठक गए। तभी दूसरी तरफ से अभय और सक्षम भागते हुए आए। हुकुमसा तेज आवाज में बोले, कहाँ गया वो चोर,
अभय हाफते हुए अपनी नजरें इधर उधर घुमा के बोला, भाई साहब दूसरी तरफ तो वो नहीं गया, हम लोग वहीं से आ रहे हैं। तभी सक्षम का नजर खुली हुई खिड़की पे गया। वो चौंकते हुए बोला, कहीं वो चोर यहाँ से तो नहीं भागा। कहते हुए भाग के खिड़की से बाहर देखने लगा। अभय भी उसकी बात सुन के भागते हुए दूसरे खिड़की के पास जाके वहां से बाहर देखा। फिर हुकुमसा की तरफ देखते हुए सक्षम बोला, भाई सायरन का आवाज सुन के बाहर सारे गार्ड्स आ गए हैं। उन लोग के होते हुए वो चोर बाहर तो नहीं जा सकता, मतलब यही कही है वो। कहते हुए नजरें आसपास घुमाने लगा। वही एक कोने में घुटनों के बल अपने हाथों में बड़ा सा अरेका का प्लांट पकड़े दीवार से चिपक के राम बैठा था। तीनों को अपने सामने देख के राम डरते हुए मन ही मन बोला, हे भगवान, इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है हमारी। बाकी के लड़के अपनी लड़कियों को लेके होटल के रूम तक चले जाते हैं और उन लोग के घर वालों को कानो कान खबर तक नहीं लगता। और एक हम है, अभी लड़की को देखे भी नहीं और पूरे घर वाले हमारे पीछे पड़ गए। सोचते हुए बेचारा सा मुंह बना लिया। तभी हुकुमसा का बात सुन के उसका रूह कांप गया। आज उस चोर को छोड़ेंगे नहीं, एक बार हमारे हाथ लग जाए मार मार के उसकी खाल उधेड़ के रख देंगे। कहते हुए गुस्से में हुकुमसा एक हाथ का मुक्का बना के दूसरे हाथ के हथेली पे दे मारे। राम अपने फटे आंखों से पत्तों के गैप में से हुकुमसा का चेहरा देखते ही रह गया। तभी सक्षम हुकुमसा की तरफ देख के मुंह बना के बोला, भाई उस चोर को नंगा करके मारेंगे, फिर ज्यादा चोट लगेगा उसको। उसकी बात सुन के हुकुमसा और अभय हाँ में सर हिला दिए। बेचारा राम अपना मुंह खोले पत्तों के गैप से अपने तीनों भाइयों को हैरानी से देख के अपनी थूक पिटकते हुए धीरे से बुदबुदाया, अब क्या करे, अब तो लाइट्स भी जल चुका है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो भी हम पीट जाएंगे, और अगर ऐसे भागते रहे तो फिर पकड़े जाने पे उससे भी ज्यादा पीटे जाएंगे। ऊपर से हमारे ही भाई साहब अपने ही छोटे भाई का चीर हरण करने पे उतारू हो चुके हैं। अब तो कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा, सोचते हुए अपना दिमाग लगाने लगा। तभी सबको इधर उधर देखते हुए पाके राम अपनी हिम्मत बटोरे गहरी सांस लिया और जल्दी से प्लांट को नीचे रख के पूरी ताकत लगा के जोर से दौड़ पड़ा। उसी वक्त हुकुमसा पीछे मुड़ गए और चोर राम को भागते देख के जोर से दहाड़ते हुए चीखे, ए रुक, कहते हुए फिर से उसके पीछे भागे। अभय और सक्षम ये देख के दूसरी तरफ दौड़ पड़े। यह राम अपनी जान हथेली में लिए अंधाधुंध भागते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, इस आस में कि हनुमान जी अभी आके उसका संकट हर लेंगे, टीयर्स ऑफ जॉय। तभी भागते हुए राम को एक टेबल कवर दिखा। फिर राम जल्दी से उसको खींच के भागते हुए अपने सर पे उसको स्कार्फ की तरह बांध के चेहरा छुपा लिया। उसके ऐसे खींचने से टेबल पे रखा वास नीचे गिर पड़ा। ये देख के हुकुमसा गुस्से से उस चोर को घूरते हुए बोले, हमारे ही घर में घुस के हमारे ही आंखों के सामने चोरी कर रहा है, रुक जा तू। कहते हुए हवा की फुर्ती से दौड़े और एक तेज पंजा उसके पीठ पे दे मारे, जिससे राम लड़खड़ाते हुए मुंह के बल आगे गिर पड़ा। उसी वक्त अभय और सक्षम वहां पहुंच गए। फिर चोर को गिरा हुआ देख के सक्षम भाग के उसका एक पैर पकड़ते हुए चिढ़ के बोला, बहुत भागता है तू, इसलिए पहले तेरा ये चक्का पक दूंगा, फिर तुझे नंगा करूंगा और उसके बाद तुझे मार मार के तेरे शरीर में आलू उगा दूंगा। अभय दूसरा पैर पकड़े सक्षम के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ, और जब आलू उग जाएगा तो हम तुझे उठा के जिम में पंचिंग बैग की जगह टांग के रोज सुबह तुझ पे अपना हाथ साफ करेंगे। कहते हुए उसका पैर छोड़ के पैंट पकड़ के खींचते हुए सक्षम से बोला, भाई इसको नंगा कीजिए, अब हमारा गुस्सा दिमाग पे चढ़ चुका है, अब तो इसको मार के ही दम लेंगे। सक्षम सर हिलाते हुए उसके दूसरे पैर का पैंट खींचने लगा। यह राम तो अपने भाइयों की खतरनाक बात सुन के ही डर से मरे जा रहा था। फिर जैसे ही उन लोग को अपना पैंट खींचते हुए देखा तो लपक के अपने दोनों हाथों से पैंट को पकड़ के ऊपर खींचते हुए मन ही मन बोला, भाई साहब छोड़ दीजिए हमें, बच्चा समझ के ही छोड़ दीजिए। बचपन की बात अलग थी, पर अब आप लोग के सामने अर्धनग्न अवस्था में हम खड़े नहीं रह सकते, छोड़ दीजिए, बस आज के लिए छोड़ दीजिए। कहते हुए पैंट ऊपर की तरफ खींचने लगा। अब तो भाई साहब हाल ये था कि अभय और सक्षम दुगनी ताकत के साथ उसका पैंट नीचे खींच रहे थे और राम ऊपर खींच रहा था। यह हुकुमसा पीछे खड़े होकर चोर को देखते हुए बोले, ये कपड़े और स्लीपर्स तो राम के हैं, कहीं ये राम ही तो नहीं। अभय बेपरवाही से बोला, नहीं भाई साहब, राम बाहर गया है, ये चोर ही है। हमें तो लगता है कि ये बहुत देर पहले ही यहाँ आ चुका था और राम के कमरे को खाली देख के उसी के कमरे में घुस गया और राम की चीजों को इस्तेमाल करने लगा, चोर कहीं का। कहते हुए पैंट जोर जोर से खींचते हुए अभय बोला, छोड़ छोड़ इसे छोड़, हमारे भाई का कपड़ा है, छोड़ वरना फाड़ देंगे, छोड़। उसकी इस बात पे सक्षम चौंकते हुए बोला, ये तू क्या बोल रहा है अभय, क्या फाड़ देगा। कह के हैरानी से अभय को देखने लगा। अभय अपने कही बातों को याद करते हुए हड़बड़ी में बोला, भाई हम पैंट फाड़ने की बात कर रहे हैं, आप कुछ भी मत सोचिए। सक्षम चैन की सांस लेते हुए बोला, फिर ठीक है, फिर तो हम ही फाड़ेंगे। कहते हुए पूरा जोर लगा के पैंट खींचने लगा। राम बेचारा अपने दोनों हाथों से पैंट ऊपर खींचते हुए मन ही मन बोला, कैसी फूटी किस्मत है हमारी, हम यही है पर कुछ बता भी नहीं सकते, ऊपर से इन लोग की ये खींचातानी, कहीं हमारा सच में न फट जाए। पैंट टीयर्स ऑफ जॉय, हे कृष्णा बचा लो हमें। तभी हुकुमसा गुस्से में बोले, अब तो इस चोर की मुंह दिखाई करनी ही पड़ेगी, जिसने हमारे भाई के कमरे में जाने की हिम्मत की है। कहते हुए आगे जाके राम के चेहरे पे बंधे कपड़े की तरफ हाथ बढ़ा दिए। राम पैंट को ऊपर खींचते हुए ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए मन ही मन रोते हुए बोला, भाई साहब प्लीज जाने दीजिए हमें, प्लीज। हुकुमसा राम के हालत से अनजान एक हाथ से उसके चेहरे को जोर से पकड़ के जबरदस्ती अपनी तरफ घुमाए और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पे बंधे कपड़े का गांठ खोल दिए। ये देख के राम अपने आंखों को बंद करके मन ही मन रो पड़ा। उसी वक्त वहाँ सुमन, गंगा परी और शिवानी पहुंच गई। परी चाहते हुए सबकी तरफ देख के बोली, ये देखिए हमारे पास क्या है, ये मोटे मोटे तेल पिलाए हुए डंडे,
अगर हम लोग इससे मरेंगे ना तो ये चोर अभी परलोक सिधार जाएगा। बस यही बाकी रह गया था। परी की आवाज सुन के तीनों का ध्यान उस पे चला गया। अभय और सक्षम अपने आंखों में चमक लिए उस डंडे को देखने लगे। सक्षम खुशी से भरी आवाज में बोला, वाह, यही यही वजह है कि आपको देखते ही हमारे अंदर से आवाज आता है कि आप कोई आम भाभी नहीं है, आप तो हमारी गुंडी भाभी है। उसकी बात सुन के परी का मुंह बन गया। यह राम के कान में जब परी की बात पहुंची तो डरते हुए मन ही मन बोला, हमें यमराज अपनी तरफ तेजी से आते हुए क्यों दिख रहा है। कहते हुए अपने पलकों को 2-3 बार झपकाते हुए एक गहरी सांस लिया। फिर अपने शरीर का बचा कुचा ताकत बटोरते हुए मन ही मन बोला, एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। अगर बच गए तो सीधा यहाँ से अपने कमरे में जाएंगे और कभी भी इस मुसीबत के कमरे के आसपास भी नहीं भटकेंगे। फिर राम अपने दोनों हाथों से पैंट को पकड़ के जोर से अपना पैर झटका, जिससे अभय और सक्षम के हाथ से उसका पैर छूट गया और हुकुमसा को पीछे की तरफ धक्का देके राम वहाँ से उठ के अपना पैंट संभाले आगे भागने लगा। उसके चेहरे पे लपेटा कपड़ा थोड़ा खुल चुका था, फिर भी पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था। यह हुकुमसा नीचे गिरे गुस्से में चोर को भागते हुए देखने लगे जो कि हॉल तक पहुंच चुका था। फिर सुमन की तरफ देखते हुए हुकुमसा कुछ इशारा किए। उनका इशारा समझ के सुमन अपने हाथ में पकड़ा डंडा उनके तरफ फेंकी। हुकुमसा उसको कैच करके चोर को देखते हुए खड़े हो गए और निशाना बनाते हुए डंडा चला के मारे। वो डंडा सीधा जाके राम के पैरों पे लगा और वो उड़ता हुआ कुछ दूर जाके हॉल में गिरा। उसके गिरते ही सबके सब उसके तरफ भागे। सारे बॉयज चोर पे लात घुसों की बरसात कर दिए और गर्ल्स गैंग डंडे से मारने लगी। बेचारे राम की आवाज उस कपड़े की वजह से अंदर ही घुट के रह जा रही थी। आवाज बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। वही सामने लगे सोफे पे मासा चाची और चाचू बैठे थे। मासा के कंधे पे चाची अपना सर रखे अंध खुले आंखों से सबको देखते हुए नींद भरी आवाज में बोली, छोड़ना मत इसको, मारो मारो और मारो, वरना हम उठ गए तो काट के रख देंगे इसको। मासा उनका सर सहलाते हुए बोली, हाँ हाँ उन लोग मार रहे हैं, आप सो जाइए। फेवरेट का कमरा। फेवरेट को जब से पता चला था कि महल में चोर घुस आया है, उसका तो नींद ही उड़ चुका था। अपने कमरे में चक्कर काटते हुए फेवरेट मुंह बना के बोली, हमारे राम जी बाहर गए हैं और यहाँ महल में चोर घुस आया है। अगर वो चोर कुछ भी चोरी करके ले गया तो हमारे राम जी को ये सुन के कितना बुरा लगेगा। फिर कुछ सोच के गहरी सांस लेते हुए फेवरेट बोली, राम जी नहीं है तो क्या हुआ, हम सबक सिखाएंगे उस चोर को, कहते हुए तेजी से कमरे से निकल गई। हॉल में राम जब मार खाते खाते थक गया तो जल्दी जल्दी अपने चेहरे से कपड़ा हटाने लगा, पर अब कपड़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। राम दर्द भरी आवाज में धीरे से बोला, हद है, जब चाहते थे कि ये ना खुले तो भाई साहब एक झटके में खोल दिए, अब हम चाहते हैं कि ये खुल जाए तो पता नहीं कहाँ फंस गया है। तभी एक तेज लात उसके बम पे पड़ा और उसकी घुटी हुई सी चीख निकल गई। उसके बाद राम बिना देर किए जैसे तैसे कपड़े को खोला और निकाल के फेंकते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, भाई साहब। उसकी ये आवाज हुकुमसा के कान में पड़ते ही हुकुमसा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और नीचे झुक के साइड से राम का चेहरा देखते ही उनका हाथ खुद ब खुद मुंह पे चला गया। फिर जोर से चीखते हुए हुकुमसा सबसे बोले, ये कोई चोर नहीं बल्कि राम है, सब रुक जाइए, कोई नहीं मारेगा राम को, दूर हो जाइए सब। हुकुमसा की ये बात सुनते ही सभी चौंकते हुए पीछे हट गए, पर अभय जिनके दिमाग में गुस्सा चढ़ चुका था, वो अब भी राम के बम पे लात मारे जा रहा था। राम के बम पे लात मारते हुए अभय गुस्से में बोला, हमारे भाई का कपड़ा पहनेगा तू, रुक आज तुझे मार मार के तेरा बम सुझा के धोखला बना देंगे। राम जमीन पे तड़पते हुए हुकुमसा से बोला, भाई साहब इनको रोकिए, वरना ये सच में हमारा बम सुझा देंगे। हुकुमसा उसकी बात सुन के जोर से चीखते हुए बोले, अभय रुक जाए वरना हम आपका बम सुझा देंगे। लो जी, यहाँ तो सभी एक दूसरे के बम को सुझाने पे लगे हैं, टीयर्स ऑफ जॉय। यह अभय के कान तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा था। अभय बिना रुके दे दनादन राम का बम सुझाने में लगा था। पूरे घर वाले उनको रोकते रह गए, यहाँ तक कि चाची की नींद भी पूरी तरह से खुल चुकी थी। सभी राम और अभय को घेरे खड़े हो गए थे और अभय को रुकने के लिए बोल रहे थे, पर अभय को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसका तो पूरा फॉक्स राम का बम था, जिसको सुझा के वो ढोकला बनाना चाहता है, टीयर्स ऑफ जॉय। तभी हुकुमसा गुस्से में अभय के पास जाके उसको अपनी गोद में उठा के राम के चेहरे के पास झुकाते हुए बोले, देखिए आप इतनी देर से किसका बम सुझा रहे हैं, अपनी आंखें खोल के देखिए। अभय अपने बाहों को हुकुमसा के गले में डाले साइड से राम का चेहरा देखते हुए बोला, भाई साहब ये तो अपना राम है, कह के अजीब सी हंसी हंसते हुए हुकुमसा को देखने लगा। फिर जैसे ही समझ आया तो अपने आंखों को फाड़े राम को देखते हुए बोला, भाई साहब जल्दी से हमें नीचे उतारिए, ये कोई चोर नहीं, ये तो अपना भाई है। उसके ये कहते ही हुकुमसा उसको छोड़ दिए और धमकी आवाज के साथ अभय नीचे गिर पड़ा। फिर आउच करते हुए अपने हाथ से कमर को सहलाते हुए राम को देख के अभय बोला, हाय हमारे भाई को आप लोगों ने कितना बेरहमी से मारा है, कहते हुए उसका सर उठा के अपने गोद में रख लिया। अभय की ये बात सुनते ही सभी घरवाले अभय को आश्चर्य से देखने लगे, क्योंकि यही वो प्राणी है जो कुछ देर पहले तक राम के बम के पीछे पड़े थे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। तभी डोर बेल की आवाज से सबका ध्यान दरवाजे पे गया। फिर सक्षम और अभय राम को सहारा देके खड़ा करने लगे और हुकुमसा दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खोलते ही सामने इंस्पेक्टर और 2 हवलदार खड़े दिखे। हुकुमसा उन लोग को देखते हुए गहरी आवाज में बोले, आप सब इस वक्त यहाँ। इंस्पेक्टर कुछ कहता कि उतने में चाचू की आवाज आई, बेटा हमने ही इन्हें बुलाया था। इंस्पेक्टर भी अलग लेवल का बंदा था, ग्रिन। उनकी बात सुनते ही इंस्पेक्टर हुकुमसा के साइड से अंदर घुस गया और सबको देख के ग्रीट करते हुए उसका नजर राम पे पड़ा। राम बेचारा अभय और सक्षम का सहारा लिए झुक के खड़ा था।
उसको ऊपर से नीचे घूरते हुए इंस्पेक्टर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए संजीदगी से बोला, अच्छा तो ये है चोर। फिर अपने पीछे खड़े हवलदार को देखते हुए बोला, ले जाओ इस चोर को, थोड़ा संभाल के ले जाना, देखना कहीं इसका कोई पुर्जा खोल के गिर ना जाए। इंस्पेक्टर की बात सुन के चाचू जल्दी से बोले, नहीं नहीं ये चोर नहीं है। इंस्पेक्टर उनकी बात काटते हुए बोला, अच्छा तो ये डाकू है, कह के अजीब नजरों से राम को देखने लगा। इंस्पेक्टर की बात सुन के सभी अपना सर पीट लिए। तभी चाचू जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि एक तेज आवाज सबको सुनाई दिया, हट जाइए आप सब, आज हम इस चोर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस आवाज को सुन के घर वाले के साथ साथ इंस्पेक्टर और हवलदार भी उस ओर देखे। सामने से फेवरेट अपने हाथ में भारी मूसल को पकड़ के घसीटते हुए भागी आ रही थी। फेवरेट को देखते ही शिवानी शौक से मुंह खोले पास खड़ी परी को कोहानी से मारते हुए बोली, बाप रे, अगर फेवरेट राम को इससे मारी तो बेचारे राम का तो राम नाम सत्या हो जाना है, कह के हाथ से मरने का इशारा करने लगी। परी चिढ़ते हुए बोली, शुभ शुभ बोल, रुक हम फेवरेट को रोकते हैं। यह राम के बाल बिखरे हुए थे, टी शर्ट भी थोड़ा फट चुका था, पैंट खींचा तानी की वजह से नीचे से लंबा हो चुका था। उसको ऐसे देख के कोई भी उसको चोर ही समझता। राम अब भी अपना सर झुकाए ही खड़ा था। अरे दर्द की वजह से नहीं, शर्म की वजह से ग्रिन। पर फेवरेट की सारी बात सुन के राम मन ही मन जोर जोर से गाना गा रहा था, सनम बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। यह फेवरेट पूरे रफ्तार से भागते हुए राम को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी, तभी परी बीच में आते हुए बोली, फेवरेट आप पहले हमारी बात सुनिए। परी के बीच में आने से फेवरेट के कदम भागते हुए ठिठक गए। फिर अपने दोनों हाथों की पकड़ मूसल पे कसते हुए फेवरेट बोली, हुकुम रानी सा, आज हम इस चोर को छोड़ेंगे नहीं। परी तपाक से बोली, अरे ये कोई चोर नहीं है। तभी इंस्पेक्टर परी की बात काटते हुए बोला, हाँ ये चोर नहीं है, ये तो डाकू है डाकू। ये सुनते ही फेवरेट को गुस्सा आ गया और जोर से चीखते हुए बोली, जय भवानी, कहते हुए मूसल को दोनों हाथों से पकड़ के ऊपर उठा ली। पर वो मूसल थोड़ा भारी था, इसलिए फेवरेट संभाल नहीं पाई और मूसल को उठाए हुए ही 360 डिग्री घूम गई। ये देख के सारे घर वाले और हवलदार डर के मारे नीचे झुक गए। पर इंस्पेक्टर अब भी तन के खड़ा था। हवलदार नीचे बैठ के इंस्पेक्टर को देखते हुए हड़बड़ी में बोला, सर जल्दी से नीचे झुक जाइए। इंस्पेक्टर चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, मैं झुकेगा नहीं साला। उसके ये कहते ही मूसल आके उसके सर पे जोर से लगा और वो उड़ते हुए सीधा सोफे पे जाके लैंड हुआ। ये देख के नीचे बैठी परी मुंह बनाते हुए बोली, लग गई लंका। सक्षम इंस्पेक्टर को देखते हुए मुंह दबाए हंसते हुए बोला, चुप गया साला, तेयर्स ऑफ जॉय, तेयर्स ऑफ जॉय, तेयर्स ऑफ जॉय। राम भी बेचारा अपना दर्द भूल के धीरे धीरे हंसते हुए बोला, नहीं भाई, उड़ गया साला। क्रमश आर्टिकल 3 ऑफ 13। 158 हेलीकॉप्टर को कोई रोकिए। इंस्पेक्टर को जैसे ही सर पे मूसल से जोर से लगा, वो उड़ता हुआ सीधा मुंह के बल सोफे पे जाके लैंड हुआ। उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा सोफे पे था और निचला हिस्सा सोफे के हत्थे पे था, जिस वजह से उसका बम पीछे से ऊपर उठा हुआ था। उसकी आंखें और मुंह खुले हुए थे, टोपी टेढ़ी हो गई थी, हाथ में पकड़ा डंडा इस वक्त पता नहीं कहाँ गिरा पड़ा था। इंस्पेक्टर को ऐसे गिरा हुआ देख के सभी घर वाले अपने होश को बैठे थे और हैरानी से उसको देखते रह गए, सिवाय गर्ल्स गैंग, सक्षम, राम और अभय के। उन लोग तो बेचारे अपनी हंसी रोकने की जद्दोजहद में लगे थे। तभी पुलिस खुद को संभाल के उठते हुए धीरे धीरे बुदबुदाते हुए बोला, मैं झुकेगा नहीं साला, मैं झुकेगा नहीं साला। बस यही बात वो बार बार रिपीट करते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी टोपी अब भी टेढ़ी थी। उसको जिंदा देख के वहां मौजूद सभी लोग चैन की सांस लेते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तभी एक तेज आवाज सबको सुनाई दिया। फेवरेट जो कि इंस्पेक्टर की ऐसी हालत देखी तो जैसे तैसे मूसल और खुद को संभाले खड़ी होकर चौंकते हुए बोली, हाय दया, इनको क्या हुआ? अभी तो यहाँ खड़े थे, मेरे घूमने तक वो सोफे के पास कैसे पहुंच गए? कहते हुए अपने दोनों हाथों से मुसल को संभाल के अपने कंधे पे लाद ली और भागते हुए सबके तरफ बढ़ गई। फेवरेट को अपने तरफ आते देख के चाचू हैरानी से मुसल को देखते हुए बोले, रजनी को मुसल से कोई खास लगाव है क्या, जो उसको नीचे रखने के बजाय अपने साथ ही लेके आ रही है? अभय कुछ सोचते हुए बोला, लगता है आज रजनी चोर को अपने मुसल से कुछ के ही दम लेंगी। कहते हुए राम को देख के हंसने लगा। राम जो कि अभय और सक्षम का सहारा लिए खड़ा था, वो हैरानी से मुसल का साइज और वेट देख के डर गया। अब वहाँ का हाल ये था कि सभी की नजरें फेवरेट पे टिकी हुई थी और फेवरेट की इंस्पेक्टर पे। तभी हुकुम सा इंस्पेक्टर को देखते हुए पूछे, आप ठीक तो है ना? इंस्पेक्टर अपने चेहरे पे अजीब सी मुस्कान लिए हाथ के इशारे से थम्स अप का चिन्ह हाँ में सर हिला दिया। फिर चाचू उसको देखते हुए पूछे, पानी चाहिए आपको? इंस्पेक्टर सर हिलाते हुए ना में सर हिला दिया। बेचारा इंस्पेक्टर, उसको ऐसे देख के लग रहा था जैसे वो अभी अपने होश में ही नहीं है। तभी उसकी नजर फेवरेट और उसके कंधे पे रखे मुसल पे पड़ गई। उसको देखते ही इंस्पेक्टर का पसीना छूटने लगा। इंस्पेक्टर को देखते ही शिवानी मुंह बनाते हुए परी से बोली, मुसल से मार खाते ही इसका जुबान कट के पेट में तो नहीं गिर गया? हर सवाल के जवाब में बस सर क्यों हिला रहा है, कह के अजीब नजरों से उसको देखने लगी। शिवानी की बातों को अनसुना करके परी इंस्पेक्टर को डरा हुआ देखी तो उसकी नजरों का पीछा करते हुए फेवरेट की तरफ देखी। फिर फेवरेट को देखते हुए परी बोली, फेवरेट आप मुसल नीचे रख दीजिए। फेवरेट जिसका पूरा ध्यान इंस्पेक्टर पे था, वो परी का बात ठीक से सुन ही नहीं पाए और मुसल को कंधे पे लिए हुए ही परी की तरफ घूमते हुए बोली, जी हुकुम रानी सा, आपने कुछ कहा? फेवरेट के फिर से घूमते ही सभी वापस से झुक गए। उतने में कुछ गिरने की आवाज से सबका ध्यान उस ओर चला गया। सभी देखे तो इस बार इंस्पेक्टर सीढ़ियों के पास जाके पीठ के बल गिरा पड़ा था।
उसको देखते ही सभी अपना सर पीट लिए और राम धीरे से बोला, लगता है अब ये यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएगा। उसकी बात सुन के अभय धीरे धीरे हंसते हुए बोला, अगर इसको एक बार और मुसल के फटके पड़े तो ये सीधा शमशान घाट जाएगा। उसकी बात सुन के सक्षम और राम की हंसी छूट गई। तभी इंस्पेक्टर कराहते हुए अपनी कमर को पकड़े दर्द भरी आवाज में बोला, हाय मर गया, मर गया, मैं मर गया। उसकी चीख सुन के फेवरेट मुसल पकड़े हुए ही उसकी तरफ घूम गई। बेचारी फेवरेट, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमेशा उसके घूम गई पुलिस का जगह कैसे चेंज हो जा रहा है। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। चाचू फेवरेट के हाथ में मुसल देखते हुए चिंता से बोले, अरे भाई कोई इनके हेलीकॉप्टर को रोकिए, वरना आज इनके हेलीकॉप्टर के ब्लेड के नीचे आके ना जाने कितने लोगों की हड्डियां टूट जाएंगी। उनकी बात सुन के राम, सक्षम और अभय तो ऐसे मुंह घुमा लिए जैसे उन लोग को कुछ सुना ही नहीं दिया हो। तभी हुकुम सा फेवरेट की तरफ बढ़ते हुए गहरी आवाज में बोले, रजनी मूसल हमें दीजिए। हुकुम सा को अपने पास आते देख के ही फेवरेट बुरी तरह डर गई। ऊपर से उनकी आवाज सुन के डर के मारे उसके हाथ से मूसल छूट गया। ये देख के सभी टेंशन में आ गए और परी हड़बड़ी में बोली, हुकुम सा संभाल के। इससे पहले कि वो नीचे गिरता, हुकुम सा जल्दी से उसको पकड़ लिए। ये देखते ही सभी घरवाले चैन की सांस लेते हैं हुए उठ खड़े हुए, क्योंकि अगर वो गिरता तो इस बार हुकुम सा का पैर मूसल का शिकार बनता। ग्रिन। हुकुम सा मूसल को लेके साइड में रखते हुए एक नजर परी को देखे, जो अब भी चिंता से उन्हीं को देख रही थी। हुकुम सा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख के अपनी एक आंख दबा दिए। उनकी इस हरकत पे परी मुस्कुरा दी। तभी इंस्पेक्टर की तेज चीख सुन के सभी उसकी तरफ देखे। इंस्पेक्टर जमीन पे पड़े हुए ही अपने हवलदार की तरफ देखते हुए चीखा, अरे अब क्या मेरे मरने का इंतजार कर रहे हो, यहाँ आके मेरी उठने में मदद करो। इंस्पेक्टर की बात सुन के दोनों हवलदार भागते हुए उसके पास गए और उसको अपने कंधे का सहारा देके खड़ा कर दिए। तभी परी को इंस्पेक्टर की गिरी हुई टोपी मिली। वो देखते ही परी उसको उठा के इंस्पेक्टर के सर पे पहनाते हुए बोली, अब आप ठीक लग रहे हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर अपना दर्द भूल के परी को देख के शर्माने लगा। दूर खड़े हुकुमसा ये सब अपने गुस्से से भरी आंखों से देख रहे थे। तभी हुकुमसा गुस्से से भरी आवाज में बोले, हाँ तो इंस्पेक्टर, आपको हम बता दें कि यहाँ कोई चोर नहीं आया है, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं। हुकुमसा की गुस्से से भरी आवाज सुन के वहाँ मौजूद सभी की नजरें उन पे चली गई और सबको समझते देर नहीं लगा कि आखिर माजरा क्या है। तभी हुकुमसा की गुस्से से भरी आवाज सुन के इंस्पेक्टर हड़बड़ाते हुए हवलदार से धीरे से बोला, जल्दी चलो यहाँ से, अभी तक तो सिर्फ मुसल की मार पड़ी है, कहीं मैं इनके गुस्से का शिकार ना बन जाऊं। हवलदार तो खुद ही डरे हुए थे हुकुमसा का गुस्से से भरा चेहरा देख के। फिर दोनों हवलदार बिना देर किए इंस्पेक्टर को लगभग घसीटते हुए लेके भागने लगा। पर हुकुमसा की नजरें अब इंस्पेक्टर पे टिक चुकी थी। तभी उनको इंस्पेक्टर का डंडा टेबल के नीचे गिरा हुआ दिखा। वो देखते ही हुकुमसा जाके उस डंडे को पैर से हल्का सा मार दिए, जिससे वो डंडा रोल होते हुए इंस्पेक्टर के पैरों की तरफ जाने लगा। घर वाले हुकुमसा की इस हरकत को देख चुके थे पर कोई कुछ बोले नहीं, क्योंकि सभी जानते थे कि हुकुमसा अब किसी की नहीं सुनेंगे। पर परी जब ये देखी तो चिंता से बोली, हुकुमसा ये आप क्या कर रहे हैं, बेचारा इंस्पेक्टर गिर जाएगा। कहते हुए जैसे ही आगे जाने को हुई कि हुकुमसा लपक के परी का हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच के बाहों में कसते हुए नाराजगी से बोले, हम क्या कहा आपने, बेचारा, शब्द पे जोर देते हुए बोले, आपको कुछ ज्यादा फिक्र नहीं हो रही उसकी। कहते हुए अपनी एक आईब्रो उठा के परी को अपनी गहरी नजरों से देखने लगे। उनके ये कहते ही किसी के गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। परी चौंकते हुए उस ओर देखी तो पाई कि इंस्पेक्टर के साथ साथ इस बार हवलदार भी फ्लो पे गिरे पड़े थे और सभी दर्द में चीख उठे। सभी घरवाले बेचारगी से इंस्पेक्टर को देख रहे थे। तभी चाचू गार्ड्स को आवाज लगा के बुलाते हुए बोले, इन तीनों को उठा के हॉस्पिटल ले जाइए। बेचारे आए तो थे चोर को पकड़ने और खुद मरीज बन के हॉस्पिटल जा रहे हैं। टीयर्स ऑफ जॉय। गार्ड्स सर हिलाते हुए तीनों को उठाने लगे। तभी राम अपने चेहरे पे शातिर मुस्कान लिए बोला, इंस्पेक्टर साहब को थोड़ा संभाल के ले जाइएगा, देखिएगा कहीं इनके शरीर का कोई पुर्जा खुल के गिर ना जाए। उसका आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर हैरानी से राम की तरफ देखा। अब जाके उसको राम का पूरा चेहरा दिखा था। ऐसा ही कुछ हाल फेवरेट का भी था। फेवरेट हैरानी से राम को ऊपर से नीचे देखते हुए मन ही मन बोली, ये क्या हाल बन गया है इनका, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि यही इतनी देर से महल में चोर बने घूम रहे थे और हम इन्हीं को मूसल से मारने चले आए। कहते हुए अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए राम को देखने लगी। ठीक उसी वक्त राम की नजरें भी उस पे पड़ गई। राम अपने एक आईब्रो को उठाए फेवरेट को देखते हुए मन ही मन बोला, आप हमें मारने आ रही थी ना, अब देखिए हम क्या करते हैं आपके साथ। कह के फेवरेट को घूर के देखने लगा। राम को खुद की तरफ घूरते हुए पाके फेवरेट डरते हुए तुरंत उससे अपनी नजरें फेर ली। यह राम को देखते ही इंस्पेक्टर डरते हुए दोनों गार्ड्स के कंधे पे लटकते हुए बोला, मुझे जल्दी जल्दी यहाँ से लेके चलिए, क्योंकि अब मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। उसकी बात सुन के गार्ड्स उसको वैसे ही झुलाते हुए लेके चले गए। इंस्पेक्टर के जाते ही परी अपनी नाक भान सिकोड़े हुकुमसा को देख के उनको खुद से दूर करते हुए खड़ी हो गई। हुकुम जैसे ही परी को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाई कि तभी मासा की तेज आवाज सुनाई दी, सक्षम और अभय आप दोनों राम को उनके कमरे में लेके जाए और शौर्य आप डॉक्टर को कॉल करके बुला लीजिए। डॉक्टर का नाम सुनते ही राम डरते हुए बोला, मासा, डॉक्टर नहीं, प्लीज आप कोई लेप बनवा के लगा दीजिए। मासा गुस्से में उनको देखते हुए बोली, अपनी हालत देख रहे हैं, अभी अगर अभय और सक्षम आपको छोड़ दे तो यही गिर पड़ेंगे आप, इसलिए बिना कोई बहस किए आप अपने कमरे में जाइए। अब तो आपसे जो भी बात होगी वो कल ही होगी। हम भी तो जाने की आखिर ऐसी भी क्या नौबत आ गई जो आप अपने ही घर में चोरों की तरह मुंह छुपाए भाग रहे थे। कह के घूर के राम को देखने लगी।
बेचारा राम, वो तो बुरी तरह डर गया मासा की बात सुन के। फिर अभय और सक्षम राम को लेके कमरे में चले गए। उन्हीं के पीछे बाकी सब भी चले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर आए और राम के शरीर में अनगिनत घाव देखते हुए बोले, इतना बुरी तरह से इनको कौन मारा है, कहते हुए दवा लगाने लगे। उनकी बात सुन के मासा चाचू और चाची गर्ल्स गैंग और बॉयज की तरफ घूर के देखने लगी। तभी चाचू उन लोग को देखते हुए बोले, अगर किसी एक ने मारा होता तो नाम भी बता सकते थे, यहाँ तो पूरी फौज खड़ी है, कितनों के नाम ले। उनकी ये बात सुनते ही सभी अपना सर झुका लिए। तभी डॉक्टर दवा देते हुए बोले, चिंता की कोई बात नहीं है, बस ऊपरी चोट लगा है इनको, ये दवा इनकी चोट पे लगा दीजिएगा, 1 हफ्ते में सारे जख्म ठीक हो जाएंगे, कहते हुए दवा देके वहाँ से चला गया। डॉक्टर के जाते ही मासा सबकी तरफ देखते हुए बोली, अब आप सब भी जाके सो जाइए, राम को भी आराम की जरूरत है, आखिर कल हमारे सवाल का जवाब जो देना है इन्हें, कहते हुए राम को एक नजर देख के कमरे से निकल गई। उनके जाते ही सभी घरवाले धीरे धीरे कमरे से निकल गए। सबके जाते ही राम टेंशन के मारे अपने बालों को नोचते हुए बोला, जिस सवाल से बचने के लिए हम सबके हाथों पीट गए, उसके बाद भी वो सवाल हमारा पीछा नहीं छोड़ा, अब कल सबसे क्या बोलेंगे। क्रमशः आप सबका कमेंट देख के हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा ये जान के कि आप सबके पेट में हंसते हंसते दर्द हो गया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। आर्टिकल 4 ऑफ 13 159 बुलू बुलू। मासा के कहने के बाद सभी घरवाले राम के कमरे से निकल गए। यही सब में सुबह के 4 बज चुके थे। अभय का कमरा। सक्षम अभय के ही कमरे में ही चला गया था। अभय और सक्षम बेड पे बैठे किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी सक्षम कुछ सोचते हुए बोला, क्या तू भी वही सोच रहा है जो हम सोच रहे हैं। अभय सक्षम की तरफ गंभीरता से देखते हुए बोला, हाँ भाई। थोड़ा रुक के आगे बोला, पर आप सोच क्या रहे हैं, कह के अपने आंखों को उस पे टिका दिया। सक्षम ये सुना तो अपना सर पीट लिया और चिढ़ते हुए बोला, अरे राम और रजनी के बारे में मुझे तो लग रहा है कि उन लोग के बीच कोई सीन चल रहा है। पहले वो किस और अब तो राम हम लोग को सबसे पहले दिखा भी तो रजनी के कमरे के पास। अभय बेड पे लेटते हुए बोला, भाई हम तो पूरे शो है कि राम रजनी से ही मिलने गए थे, अब देखते हैं कल वो बड़ी मासा को क्या जवाब देते हैं। गंगा का कमरा। सुमन और शिवानी गंगा के कमरे में रुक गई थी। तीनों एक ही ब्लैंकेट में घुस के लेटी राम के बारे में ही सोच रही थी। तभी सुमन बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, दी आज हम सब ने मिलकर राम भाईसा को ज्यादा तो नहीं मारा ना। राम को अच्छे से तोड़ने के बाद भी इनको ये सवाल पूछने की जरूरत पड़ रही है। शिवानी चाहते हुए बोली, अरे हम सब ने ज्यादा नहीं मारा, पर अगर फेवरेट के मुसल की मार राम को पड़ जाती ना तो मजा ही आ जाता, कह के हंसने लगी। तभी हंसते उसका नजर अपने पास लेटी गंगा और सुमन पे गया। दोनों ही उसको बुरी तरह से घूर के देख रही थी। ये देख के शिवानी की हंसी एकदम से बंद हो गई और अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए बोली, मजाक मजाक कर रहे थे हम, हमें तो राम की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, खासकर उनके बम की। उसकी बात सुन के तीनों कुछ पल एक दूसरे को देखी और जोर से हंस पड़ी। हुकुमसा का कमरा। परी मुंह फुलाए दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमाए लेटी थी और हुकुमसा परी को जबरदस्ती पीछे से हकिए खुद से चिपका के लेटे थे। परी उनकी इस हरकत से चिपते हुए उनके हाथ को पकड़ के अपनी कमर से हटाने लगी। परी के ऐसा करते ही हुकुमसा गुस्से में परी को उसके कमर से पकड़ के एक झटके में अपनी तरफ घुमा लिए। फिर हुकुमसा परी के चेहरे के ऊपर झुक के उसको घूर के देखते हुए सर्द आवाज में बोले, क्या हम जान सकते हैं कि आप हमसे नाराज क्यों हैं। परी मुंह बनाते हुए बोली, क्योंकि आपने बेचारे इंस्पेक्टर को जानबूझ के गिराया। एक तो पहले ही मुसल से 2 बार इतनी जोर से उसको लगा कि वो ठीक से खड़े होने लायक भी नहीं बचा था, उस पे भी आपने उसे जानबूझ के गिरा के उसकी बची कुची हड्डियां भी तोड़ दी, कह के अपना नाक भान सिकोड़े हुकुमसा को देखने लगी। हुकुमसा अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए बोले, ये तो आपके वजह से हुआ है, ना आप उसके पास जाती, ना वो आपको देख के मुस्कुराता और ना हमें गुस्सा आता, कह के बेड पे लेट के अपने आंखों को बंद कर लिए। परी गुस्से में उठी और हुकुमसा के ऊपर चढ़ के बैठते हुए चिढ़ के बोली, इसमें हमारी या उस इंस्पेक्टर की कोई गलती नहीं है, आप ही कुछ ज्यादा सोच रहे थे। हुआ हुकुमसा, इतना भी पॉजिटिव होना अच्छी बात नहीं है। बस ये सुनना ही था कि हुकुमसा जो कि मुस्कुराते हुए परी को देख रहे थे, एकदम से परी के सर को पीछे से पकड़ के अपने ऊपर झुकाए और उसके होंठों को शिद्दत से चूमने लगे। परी अचानक से हुए इस हरकत से हड़बड़ा गई और उनके पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर हुकुमसा उसको छोड़ने के बजाय पेशनेटली किस करने लगे, जिससे कुछ ही देर में परी अपने होश खो बैठी। कुछ देर के लंबे किस के बाद जैसे ही हुकुमसा परी के होंठों को अपने होंठों से आजाद किए, वो बेजान सी उनके सीने पे गिर के तेज सांसें लेने लगी। ये देख के हुकुमसा परी के बालों में अपने हाथों को घुमाते हुए सांस भरी आवाज में बोले, आपका गुस्सा, नाराजगी, प्यार, केयर, जुनून, इन सबको सिर्फ हम तक सीमित रखिए। आपको हमारे साथ जो करना है कीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे और ना आपको कभी रोकेंगे। पर जिस दिन आपने किसी और के लिए वैसा कुछ किया जो आज हुआ था, तो हम जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि दूसरे सही सलामत रहे तो आप उनसे दूरी बना के रखिए और उन लोग को खुद से दूर रखिए, वरना फिर हम जो करेंगे उसके लिए आप हमें ब्लेम मत कीजिएगा, कहते हुए परी के माथे को प्यार से चूम लिए। हुकुमसा की बात सुन के परी को गुरुजी की कहीं बात याद आ गई। फिर परी मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, हुकुमसा की ये दीवानगी देखने के बाद हमें पूरा विश्वास हो गया है कि गुरुजी को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सोचते हुए हुकुमसा के गले पे चूम ली। परी के होंठों का स्पर्श मिलते ही हुकुमसा के गंभीर चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ गई।
फिर हुकुमसा अपने हाथ की पकड़ परी के कमर पे कस के कुछ सोचते हुए बोले, जान, आज जो राम ने किया, आपको क्या लगता है ऐसा करने के पीछे क्या वजह रही होगी? हुकुमसा का सवाल सुनते ही परी को राम का अपसरा मूर्ति बनने वाला बात याद आ गया। फिर अपने निचले होंठों को दांतों से काटे अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए परी बोली, हमें नहीं पता। वैसे भी राम तो सुबह सुबह सबको वजह बताएंगे ही, तब हम लोग को भी पता चल ही जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हुकुमसा बस हम कह के रह गए और कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में चले गए। मॉर्निंग 8 बजे। घर के सभी लोग सोफे पे बैठे थे और उन लोग के सामने राम एक सोफे के पीछे जाके उसका सहारा लिए अपना सर झुकाए एक मुजरिम की तरह खड़ा था, जैसे कटघरे में खड़ा हो ग्रिन। मासा राम को देखते हुए बोली, आपको यहाँ सर झुका के खड़ा रहने के लिए नहीं कहा गया है। हमें जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो आप चोरों की तरह सबसे छुपते फिर रहे थे। मासा का सवाल सुनते ही सभी घर वालों के कान खड़े हो गए और आंखें राम पे टिक गई। राम मन ही मन डरते हुए खुद से बोला, मासा क्या बताए आपसे कि हम रजनी से उसका हाल पूछने जा रहे थे और बीच में ही हमारे भाई साहब, भाभी साहब और बहनों के हाथों लगते ही हम कुत्ते की तरह पीटे गए। इतना मार खा लिए कि अब सब हमसे हमारा हाल पूछ रहे हैं, सोचते हुए मन ही मन रो पड़ा। तभी अभय फुदकते हुए बोला, लगता है राम के बम पे दर्द हो रहा है, देखिए देखिए उनके चेहरे को देख के साफ साफ पता चल रहा है कि उनका बम दुख रहा है। ये सुनते ही सभी घरवाले अभय को घूर के देखने लगे और राम भी अपनी तिरछी नजरों से अभय को देखते हुए मन ही मन बोला, भाई साहब आपने जो हमारा बम सुझाया है वो हम हमेशा याद रखेंगे और आप भी याद रखिएगा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, एक दिन आपके बम को भी कोई सुझाएगा, सोचते हुए पप्पी फेस बना लिया। तभी राम का नजर परी पे चला गया और कुछ सोचते हुए उसके आंखों में चमक आ गया। फिर मासा की तरफ देखते हुए मासूम सा चेहरा बनाते हुए राम बोला, मासा हम तो भाभी सा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए थे। एक्चुअली हम भाभी सा को थैंक यू कहना चाहते थे क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से हमें हमारी गलती का एहसास हुआ और हम आप सबके पास लौट आए। राम की ये बात सुनते ही परी, शिवानी, अभय और सक्षम अपना मुंह खोले राम को देखते रह गए। वही बाकी परिवार के लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तभी हुकुमसा राम को शक भरी नजरों से देखते हुए बोले, अगर यही बात था तो आप हमें देख के चोरों की तरह भाग क्यों गए? अभय फिर से बीच में कूदते हुए बोला, राम आपको पता है हम कितना गुस्सा हो गए थे। हम और सक्षम भाई तो आपको ऑलमोस्ट नंगा कर ही चुके थे, बस मारना ही रह गया था। पर आपका लक अच्छा था जो आप बच गए। चाचू गुस्से में अभय को टोकते हुए बोले, ये कैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? ये नंगा नंगा क्या लगा रखा है आपने? सक्षम तपाक से बोला, चाचू हम बताते हैं, नंगा मतलब न्यूड। हम लोग राम को न्यूड करके मारने वाले थे, पर बच गया साला। आखिरी शब्द सुनते ही हुकुमसा राम और अभय सक्षम को अपने खा जाने वाली आंखों से घूर के देखने लगे। उनके ऐसे घूरते ही सक्षम को अब समझ आया कि वो फ्लो फ्लो में क्या बोल गया। फिर जल्दी से अपना सर मासा की तरफ घुमाते हुए सक्षम हड़बड़ी में बोला, आंटी आप राम से पूछिए कि वो भाग क्यों रहा था, वो भी अपने चेहरे पे कपड़ा लपेटे। सक्षम का बात सुनते ही सबका ध्यान वापस से राम पे चला गया। बेचारा राम, उसका तो दिमाग ही चलना बंद हो चुका था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तभी कुछ याद आते ही राम अपने आंखों में चमक लिए सबकी तरफ देखते हुए बोला, भाई साहब को अपने सामने देखते ही हमें चोर पुलिस खेलने का मन कर दिया और हम सोचे कि हम चोर बन के भागेंगे, देखते हैं कि हमारे भाई साहब हमें पकड़ पाते हैं कि नहीं, कहते हुए अजीब सी हंसी हंस दिया। उसकी बात सुन के मासा और चाची अपना सर पीट ली। तभी चाचू गंभीरता से बोले, आगे से कभी भी ऐसा कुछ खेलने का मन हो तो हम सबको पहले ही बता दीजिए, वरना किसी दिन असली पुलिस आपको असली चोर समझ के असली जेल में ले जाके बर्फ की सिल्ली पे लेटा के असली डंडे से मारेंगे तो आप सारा खेल भूल जाएंगे। उनकी बात सुन के राम अपना सर हिला के हामी भर दिया। ये देख के चाचू सबकी तरफ देखते हुए बोले, चलिए चल के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उनकी बात सुनते ही मासा, चाची, गंगा और सुमन वहाँ से उठ के चली गई और हुकुमसा चाचू के साथ मिलकर राम को सहारा देते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। यह राम का जवाब सुन के सक्षम और अभय के तो होश ही उड़ गए थे। फिर सक्षम अभय को देखते हुए धीरे से बोला, ये राम तो हर सवाल का जवाब बहुत ही चालाकी से देते हुए बचता चला गया। वो जवाब तो दिया ही नहीं जो हम सुनना चाहते हैं, कहते हुए अजीब सा मुंह बना लिया। फिर कुछ याद आते ही सक्षम हड़बड़ी में बोला, रुक, आंटी को इसके किस्से के बारे में बताते हैं, उसके बाद ये राम खुली किताब की तरह पूरा खुल जाएगा, कह के अपने चेहरे पे शातिर मुस्कान लिए अभय को देखने लगा। अभय के आंखों में भी चमक आ गया था उसकी बात सुन के। इससे पहले कि सक्षम कुछ कर पाता, उसके पहले ही उसके पास बैठी परी उसका हाथ पकड़ के दबाते हुए धीरे से बोली, आप किसी से कुछ नहीं बोलेंगे, आपके हर सवाल का जवाब हम देंगे। सक्षम और अभय ये सुन के हैरानी से परी की तरफ देखते रह गए। तभी शिवानी जो कि अभय के पास ही बैठी थी, वो अभय को कोहनी मारते हुए मुंह बना के बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं उसको? अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जिसको सुन के आप दोनों के तोते उड़ जाएंगे, कह के की करके हंसने लगी। अभय अपने हाथ पे चेहरा टिकाए शिवानी को एकटक देखते हुए खोए हुए अंदाज में बोला, हम तो चाहते ही है कि आप हमारे तोते उड़ाए। आप रोज हमसे बात करके हमारे तोते क्यों नहीं उड़ा देती, कह के अपने चेहरे पे अजीब सी मुस्कान लिए शिवानी को देखने लगा। उसकी बात सुन के शिवानी की हंसी रुक गई और हैरानी से अभय की तरफ देखती रह गई। उन लोग को देखते हुए सक्षम परी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोला, भाभी आपको क्या लगता है, कहीं ये तोता मैना भी तो छुपके छुपके गुलू गुलू तो नहीं करने लगे? परी भी उसकी बात सुन के अभय और शिवानी को घूर के देखने लगी। तभी सक्षम को अपने ऊपर किसी की परछाई महसूस हुई। फिर जैसे ही सक्षम अपना सर उठा के सामने देखा तो उसकी आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गई। क्रमशः आर्टिकल 5 ऑफ 13 160 केले का छिलका।
सक्षम बातों बातों में परी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखे अभय और शिवानी की तरफ देखने लगा। तभी उसको अपने ऊपर किसी की परछाई महसूस हुई। जैसे ही सक्षम अपने नजरों को ऊपर उठा के सामने देखा तो पाया कि ठीक उसी के सामने हुकुम साहब अपने दोनों हाथों को जेब में डाले उसी को अपने खा जाने वाली आंखों से घूर के देख रहे थे। ये देख के सक्षम का हालत खराब हो गया और अपने फटे आंखों से हुकुम साहब को देखता ही रह गया। पर जब उसको एहसास हुआ कि हुकुम साहब उसको नहीं बल्कि उसके हाथ को देख रहे हैं तो जल्दी से अपना सर झुका के नीचे देखा। परी के हाथ के ऊपर अपना हाथ देख के सक्षम हड़बड़ाते हुए उसके हाथ को ऐसे झटका जैसे कोई बॉम्ब पकड़ लिया हो। उसके इस हरकत से परी चौंकते हुए अभय और शिवानी से अपनी नजरें हटा के सक्षम के चेहरे को देखी। फिर उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख के परी हैरानी से सामने देखी। हुकुम साहब जो कि सक्षम के परी का हाथ छोड़ने के बाद भी उसी को घूर के देख रहे थे। परी के मुड़ते ही उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया और अपने प्यार भरे नजरों से परी को देखने लगे। तभी परी चाहते हुए अपने जगह से उठते हुए बोली, हुकुम साहब, कहते हुए सीधा उनके सीने से लग गई। परी का आवाज सुनते ही अभय और शिवानी जैसे होश में आए हो और हड़बड़ाते हुए हुकुम साहब की तरफ देखे। हुकुम साहब परी के कमर पे अपने दोनों हाथों की पकड़ मजबूत करके सक्षम को घूरते हुए बोले, जान आप यहाँ क्या कर रही थी? हम डाइनिंग टेबल पे आपका इंतजार कर रहे थे ना? कहते हुए बारी बारी सक्षम अभय और शिवानी को देखने लगे। उनके ऐसे देखने से अभय अजीब सी हंसी हंसते हुए बोला, हे, हमें तो बहुत जोर से भूख लग रहा है, हम जाते हैं। कहते हुए बिना देर किए वहां से भाग गया। उसी के पीछे ही शिवानी भी निकल गई पर सक्षम अब भी बुद्ध बना वही बैठा रह गया था। तभी परी हुकुमसा से अलग होते हुए उनके हाथ को पकड़ के डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हुए बोली, सॉरी हुकुमसा, हम यहाँ बातों में लग गए थे, चलिए चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। हुकुमसा परी के साथ चलते हुए भी पीछे मुड़ के सक्षम को देख के एक डेविल स्माइल दे रहे थे। ये देख के सक्षम हड़बड़ाते हुए अपने जगह से उठ के दोनों हाथों से कान को पकड़ते होंठों को हिलाते हुए सॉरी बोलने लगा। हुकुमसा उसको नजरअंदाज करके परी के साथ वहां से आगे निकल गए। उनके ऐसे जाने से सक्षम अपना पैर पटकते हुए झल्ला के खुद से बोला, ये क्या कर दिए हम? शौर्य कहीं हमारे हाथ ही ना काट दे। कहते हुए अपने उस हाथ को देखने लगा जिससे उसने परी के हाथ को पकड़ा था। फिर गहरी सांस लेते हुए खुद से बोला, बस आज के लिए शौर्य से बच के रहना पड़ेगा, कल तक तो उसका गुस्सा शांत हो ही जाएगा। सोचते हुए सबके पास चला गया। डाइनिंग टेबल। सभी अपना नाश्ता कर रहे थे और राम अपने नजरों को आसपास घुमाते हुए फेवरेट को ढूंढ रहा था जो कि कल रात से ऐसा गायब हुई थी कि उसको सुबह से नजर ही नहीं आई। ये देख के राम मन ही मन खुद से बोला, आपकी वजह से हमारी ऐसी हालत हो गई और आप अब हमसे छुपने की कोशिश कर रही है। बहुत खूब, छुप लीजिए आपको जितना हमसे छुपना है। अब हम आपके कमरे में नहीं आएंगे बल्कि आपको अपने पास बुलाएंगे और तब देखते हैं कि आप कहाँ बच के जाती है। सोचते हुए उसके चेहरे पे एक शातिर मुस्कान आ गई। वही सक्षम अपने आंखों के इशारे से हुकुमसा को देखते हुए बार बार सॉरी बोल रहा था और हुकुमसा उस पे ध्यान न देते हुए अपना सर झुका के ब्रेकफास्ट करने लगे। कुछ देर बाद हुकुमसा और अभय राम को उसके कमरे में पहुंचा के ऑफिस जाने के लिए कमरे से निकल गए। अब सारी लेडीज राम के कमरे में बैठी उससे बात कर रही थी और मासा राम के चोट पे दवा लगा रही थी। वही चाचू के कहने पे सक्षम स्टडी रूम से कुछ फाइल्स लेने चला गया था। हुकुमसा और अभय अभी महल से निकले ही थे कि हुकुमसा कुछ सोचते हुए बोले, अभय आप ऑफिस जाइए, हम एक फाइल लेना भूल गए हैं तो वही लेके हम पहुंचते हैं। अभय भी बिना ज्यादा सोचे, जी भाई साहब, कहते हुए वहां से निकल गया। दूसरी तरफ सक्षम अपने हाथ में फाइल देखते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। अभी वो कुछ ही सीढ़ी उतरा था कि उसका नजर सीढ़ियों के नीचे खड़े हुकुमसा पे गया। हुकुमसा को देखते ही सक्षम डर के मारे हड़बड़ी में बोला, शौर्य नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा अपना। अभी वो इतना ही बोल पाया था कि हुकुमसा अपने हाथ में पकड़ा कापिट जो कि सीढ़ियों पे बिछाया हुआ था उस पे अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए बोले, ये डर तुझे परी के हाथ को पकड़ने के पहले दिखाना चाहिए था। कहते हुए कापिट को पूरा ताकत लगा के एकदम से खींच लिए। उनके ऐसा करते ही धड़ाम धूधुम की आवाज के साथ सक्षम सीढ़ियों पे से फुटबॉल की तरफ उछलते हुए नीचे की तरफ गिरने लगा और गिरते हुए सीधा हॉल में आके पसर गया। फिर अपने कमर को पकड़ के सहलाते हुए आहू की आवाज निकालते हुए फ्लो पे लेटे हुए ही चिढ़ के बोला, भाई तू कितना जालिम है, हमने तो सिर्फ भाभी का हाथ ही पकड़ा था, वो भी गलती से, और तूने हमें इतने बेरहमी से सीढ़ियों से गिरा दिया। हुकुमसा उसकी बात सुन के उसकी उठने में मदद करते हुए सर्द आवाज में बोले, तू भी जानता है कि परी को लेके हम कितने पॉजिटिव है, उसके बाद भी तूने उनका हाथ पकड़ने की गलती की। शुक्र मना कि तू हमारा दोस्त है, बस इसलिए हमने तुझे सिर्फ सीढ़ियों से गिराया है, वरना तो तुझे खाई में फिकवा देते। आगे से ऐसी गलती से भी मत दोहराना वरना तो तू जानता ही है। कहते हुए उसको सोफे पे बिठा के काफी देर से बज रहे अपने फोन को जेब से निकाल के साइड में जाके बात करने लगे। सक्षम मुंह बनाते हुए धीरे से बुदबुदाया, बहुत हो गई तेरी मनमर्जी, रुक आज हम तुझे सबक सिखाएंगे। कहते हुए आइडिया सोचने लगा। तभी कुछ याद आते ही जल्दी से उठा और अपने धीमे कदमों से सीढ़ियों के पास जाके सारे पेपर्स को उठा के फाइल में रखा और जल्दी से डाइनिंग टेबल पे रखे फ्रूट बाउल में से 2 केला निकाल के जल्दी जल्दी खाने लगा। केला खाने के बाद एक नजर पीछे मुड़ के देखा, हुकुमसा अब भी फोन पे बात कर रहे थे। ये देख के सक्षम अपने चेहरे पे शातिर मुस्कान लिए छिलके को थोड़ा आगे फेंका। फिर अपने एक हाथ में फाइल लेके हुकुमसा को देखते हुए दूसरे हाथ से कमर को सहलाते हुए धीरे से बुदबुदाया, भाई तेरे वजह से हमारी कमर टूटी है, अब इस छिलके पे पैर रखते ही तेरा क्या क्या टूटेगा, सोच के ही हमारे मन में लड्डू फूट रहा है। सोचते हुए अपने चेहरे पे चमक लिए जल्दी से वहां से भाग गया। यहाँ हुकुमसा फोन कट करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ के देखे तो सक्षम को गायब देख के हैरानी से बोले, अभी तो अपनी कमर पकड़ के रो रहा था, इतनी जल्दी ठीक भी हो गया कि अकेले ही ऑफिस निकल गया। सोचते हुए अपने हाथ में फोन घुमाते हुए महल के बाहर जाने लगे।
अभी उनका पैर छिलके पे पड़ने ही वाला था कि कुछ याद आते ही साइड में जाके वहाँ साफ सफाई करते एक नौकर से बोले, आपका काम हो जाए तो सबसे पहले जाके सीढ़ियों पे कार्पेट को ठीक से लगा दीजिएगा, देखिएगा कि कोई गिर ना जाए। वो नौकर अपना सर झुकाए, जी हुकुम साहब बोल दिया। फिर हुकुम साहब उसी तरफ से महल के बाहर निकल गए। हुकुम साहब की गाड़ी में सक्षम एक राजा की तरह अपने पैर पे पैर चढ़ाए, सीट से अपना सर टिकाए, आंखों को बंद किए खुशी के मारे गाना गुनगुना रहा था। तभी हुकुम साहब आके गाड़ी में बैठे। सक्षम को अपने पास देख के हुकुम साहब चौंकते हुए बोले, तू गया नहीं, हमें तो लगा था कि तू निकल गया होगा। सक्षम अपने आंखों को बंद किए हुए ही बोला, तेरे चेहरे पे दर्द भरे एक्सप्रेशन को देखे बिना हम कैसे जा सकते हैं, कहते हुए अपने आंखों को खोल के हुकुम साहब की तरफ देखा। उसकी बात सुन के हुकुम साहब सरकास्टिक हंसी हंसते हुए बोले, दर्द और हमें सीढ़ियों से गिर के पागल हो गया क्या, कहते हुए गाड़ी के बाहर देखने लगे। सक्षम हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला, तू ठीक है, हमारा मतलब है तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना, कहते हुए उनके कमर पे हाथ रख के इधर उधर दबाते हुए चेक करने लगा। हुकुम सा गुस्से में उसके हाथ को पकड़ के अपने कमर से हटाते हुए चिढ़ के बोले, ये क्या बेशर्मों वाली हरकत कर रहा है तू, दूर बैठ हमसे वरना तुझे उठा के चलती गाड़ी के बाहर फेंक देंगे, कहते हुए उसको थोड़ा दूर धकेल दिए। सक्षम अपना सर खुजाते हुए गाड़ी के बाहर देखते हुए चिंता से मन ही मन बोला, ये तो सिर्फ वापस आ गया, कहीं कोई और उस पे फिसल के ना गिर जाए, सोचते हुए उसकी हालत खराब होने लगी। दोपहर का समय, हुकुम सा का केबिन। हुकुम सा और अभय बैठे किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और सक्षम वहीं बैठा अपने ख्यालों में गुम था। दो चार बार आवाज लगाने के बाद भी जब सक्षम कुछ नहीं बोला तो हुकुम सा जोर से अपना हाथ टेबल पे मारे, जिससे हड़बड़ाते हुए सक्षम अपने होश में आते हुए बोला, हाँ हाँ बोल, क्या बोल रहा था तू। हुकुम सा अपने शक भरे नजरों से उसको देखते हुए बोले, तू किन ख्यालों में गुम है जो हमारा आवाज तक तुझे सुनाई नहीं दे रहा। सक्षम कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए बोला, कुछ नहीं भाई, हम तो बस राम के बारे में सोच रहे थे, बेचारा रात में कितना पीट गया था ना, बस इसलिए हम सोचे कि एक बार उसको फोन करके उसका हाल चाल ले ले। अभय बेपरवाही से बोला, उसकी जरूरत नहीं है भाई, 1 घंटे पहले ही हमारी उनसे बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक है और रेस्ट कर रहे हैं। सक्षम उसकी बात सुन के अपना सर हिला के रह गया और बिना मन के काम करता रहा। पूरा दिन सक्षम का ऐसे ही चिंता में निकल गया। शाम होते ही सक्षम केबिन के बाहर जाते हुए बोला, अभय और शौर्य तुम दोनों भी अपना काम खत्म करके जल्दी घर पे आ जाना, हम जा रहे हैं, कहते हुए लगभग भागते हुए वहां से निकल गया। उसके जाते ही अभय हुकुमसा की तरफ देखते हुए हैरानी से बोला, सक्षम भाई आज कुछ अजीब सा बिहेव नहीं कर रहे हैं। हुकुमसा फाइल को देखते हुए गहरी आवाज में बोले, अगर आज आपका काम खत्म नहीं हुआ तो कुछ देर में आप भी अजीब सा बिहेव ही करेंगे, इसलिए इधर उधर की बात छोड़ के अपना ध्यान काम पे लगाए, वरना आज की पूरी रात आपके ऑफिस में ही कटेगी। ये सुन के अभय डर के मारे अपना पूरा ध्यान लगा के फाइल्स पढ़ने लगा। महल में सक्षम चाचू के साथ उनकी गाड़ी में महल के लिए निकल चुका था। गाड़ी में बैठे हुए भी उसके दिमाग में उथल पुथल मचा था, यही सोच के कि छिलके पे पैर पड़ने से कोई गिरा तो नहीं ना। ऐसे ही सोचते सोचते दोनों महल पहुंच गए। गाड़ी महल के बाहर रुकते ही सक्षम जल्दी से उसमें से निकल के महल की तरफ भागा। चाचू गाड़ी से निकलते हुए सक्षम की हड़बड़ी देख के हंस पड़े। हॉल में चाचू और सक्षम सोफे पे बैठे थे। मासा और चाची उन्हीं लोगों के साथ बात कर रही थी। तभी एक नौकर उन लोगों के लिए पानी ले आई। सक्षम ग्लास उठा के आसपास अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोला, भाभी और बाकी सब कहाँ है, कोई दिख नहीं रहे, कहते हुए पानी पीने लगा। चाची उसका सवाल सुन के चिंतित आवाज में बोली, उन लोग गंगा के पास बैठी है, पता नहीं कौन आज केला खा के छिलका डस्टबिन में डालने के बजाय यही फेंक दिया था, उसी पे गंगा का पैर पड़ गया और वो गिर पड़ी। आप तो जानते ही हैं उनसे थोड़ा सा भी दर्द सहन नहीं होता है, इसलिए जोर जोर से रो पड़ी। फिर परी उनको जैसे तैसे समझा के कमरे में ले गई। क्रमशः आर्टिकल 6 ऑफ 13 161 भाभी माँ से बात। चाची की कही बात सुनते ही शौक से सक्षम की आंखें चाची पे जम सी गई और उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट के नीचे गिर गया। ग्लास गिरते ही चाचू चौंकते हुए अपना सर घुमा के सक्षम की तरफ देखते हुए बोले, सक्षम आप ठीक तो है ना। उनकी आवाज सुन के सक्षम खुद को संभाला और अपने जगह से उठते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, हम फ्रेश होके आते, कहते हुए बिना किसी के जवाब का इंतजार किए वहां से निकल गया। सक्षम के ऐसे जाने से तीनों कुछ पल उसको जाते हुए देखते रहे, फिर ज्यादा ना सोचते हुए अपने बातों में लग गए। सक्षम का कमरा। सक्षम अपने कमरे में जाके दरवाजे को अंदर से लॉक करते हुए अपना कोट निकाल के झल्लाते हुए बेड पे फेंकते हुए बोला, ये क्या हो गया हमसे, आज हमने अनजाने में ही सही पर गंगा को चोट पहुंचा दिया, हमारे वजह से आज गंगा इतने पेन में है, कहते हुए गुस्से में अपने बालों को मुट्ठी में भींचते हुए बेड पे बैठ गया। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल। धीरे धीरे सभी आके चेयर पे बैठने लगे। सक्षम चेयर पे बैठ के बेचैनी से बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। तभी वहाँ चाचू आए और मासा की तरफ देखते हुए बोले, भाभी साहब गंगा का अभी कुछ भी खाने का मन नहीं है, उन्होंने कहा है कि जब उनका मन होगा वो कमरे में ही किसी से खाना मंगवा के खा लेंगी, हमें भी लगता है कि उन्हें थोड़ा आराम करने देना चाहिए, इसलिए हमने भी उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं किया, कहते हुए चेयर पे बैठ गए। चाचू की बात सुनते ही सक्षम की पकड़ उसके हाथ में पकड़े चम्मच पे कस गई। फिर अपने चेयर से उठ के सक्षम सबकी तरफ देखते हुए बोला, हमें एक जरूरी काम याद आ गया, आप सब डिनर कीजिए, हम बाद में डिनर कर लेंगे, कहते हुए बिना पीछे मुड़े अपने तेज कदमों से वहां से निकल गया। चाची सक्षम को जाते देख के आश्चर्य से बोली, अब इनको क्या हुआ,
जब से आए हैं तब से कुछ परेशान से लग रहे हैं। कहीं इनकी किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई, कहते हुए चाचू की तरफ देखने लगी। उनकी इस बात पे चाचू अपना कंधा उचका दिए। तभी मासा की नजर परी के खाली पड़ी चेयर पे पड़ गई। फिर मासा अपने पास खड़ी नौकरानी से परी को बुलाने को कह दी। कुछ ही देर में नौकरानी अपने साथ परी को बुला के ले आई। मासा परी को देखते हुए बोली, परी कहाँ रह गई थी आप, चलिए बैठिए हमारे साथ डिनर कीजिए। परी उनकी बात पे मुस्कुराते हुए बोली, मासा हम हुकुमसा के साथ खा लेंगे। वो अभी इतना ही बोली थी कि अभय अंदर आते हुए तेज आवाज में बोला, भाभी सा भाई सा को आने में आज देर होगा। अभी उनकी एक फॉरेन के क्लाइंट के साथ मीटिंग चल रही है, तो उन्होंने हमसे कहा है कि हम आपसे बता दें कि आप उनका इंतजार ना करें और डिनर कर ले। उसकी बात सुन के बाकी सब परी की तरफ देखने लगे। ये देख के परी मासूमियत से सबकी तरफ देखते हुए बोली, पर फिर भी हम उनके साथ ही खाना चाहते हैं, प्लीज। उसकी जिद देख के सभी मुस्कुराते हुए राजी हो गए। कुछ देर बाद राम का कमरा। अभय बिना नॉक किए राम के कमरे में दंदनाते हुए घुस गया। राम जो कि बेड पे बैठा अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए टाइम पास कर रहा था। अभय को अपने कमरे में आते देखा तो खुशी से भरी आवाज में बोला, भाई साहब आप। अच्छा हुआ आप आ गए, पता है हम एक ही जगह पे बैठे बैठे बोर हो चुके हैं। अभय जाके बेड पे राम के पास बैठ के अफसोस करते हुए बोला, सॉरी राम, कल हम सब ने मिलके आपको कुछ ज्यादा ही पीट दिया था, जिस वजह से आपकी ऐसी हालत हो गई। कहते हुए राम के सर पे प्यार से हाथ फेरने लगा। राम हंसते हुए बोला, भाई साहब आप सब ने कुछ गलत नहीं किया। अब हमने हरकत ही ऐसी की थी कि किसी को भी गलतफहमी हो जाता और हमें चोर समझ के पीट देते, जैसे कि कल रात आप सब ने हमें पीटा था। कहते हुए अभय के गले से लग गया। उसकी इस बात पे अभय भी हंसने लगा। फिर कुछ याद आते ही अभय राम को खुद से अलग करते हुए पूछा, वैसे आप इतनी रात को वहाँ करने क्या गए थे। इस सवाल को सुनते ही राम के चेहरे की हवाएं उड़ गई और अभय से अपनी नजरें चुराते हुए बोला, भाई साहब हमने सुबह वजह बताया तो था। अभय राम के चेहरे पे अपनी नजरें टिकाए शक भरे अंदाज में बोला, क्या सच में वही वजह थी या आप किसी से मिलने गए थे। कहते हुए राम के चेहरे पे अपनी नजरें टिका दिया। अभय की बात सुनते ही राम ऐसे चौंका जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, पर जल्द ही खुद को संभाले बात बदलते हुए बोला, भाई साहब आप गंगा से मिले, आज उनको भी चोट लगा। अभी वो इतना ही बोला था कि अभय उसकी बात काटते हुए बोला, हम अभी गंगा के कमरे से ही आ रहे हैं, वो सो रही है। अब आप हमें ये बताइए कि आप वहाँ करने क्या गए थे। राम अभय की बात सुन के बुरी तरह डर गया और अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए बोला, भाई साहब सच में कोई और वजह नहीं थी, हम तो बस भाभी साहब को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गए थे। अभय कुछ पल राम के चेहरे को एकटक देखा और अपना सर झटकते हुए मन ही मन खुद से बोला, आपकी हरकतें बता रही हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सच है, पर आप तो कुछ बताएंगे नहीं। अब हमें ही भाभी सा और शिवानी से सारी सच्चाई पता करनी होगी। दिल्ली राठौड़ निवास, रात के 11:30 बजे। भाभी माँ को कमरे में सुला के प्रेम भाई अपना काम करने स्टडी रूम में चले गए थे। अब भाभी माँ के डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका था, इसलिए प्रेम भाई घर से ही ऑफिस का सारा काम हैंडल कर रहे थे। उनके जाने के कुछ देर बाद ही भाभी माँ की नींद खुल गई। प्रेम भाई को अपने पास ना पाके भाभी माँ टाइम देखते हुए मुंह बना के बोली, हमेशा हमें सुला के खुद काम करने चले जाते हैं। हुआ कहते हुए बेड पे उठ के बैठ गई। अपने बेड के ठीक सामने उन्होंने परी की बड़ी सी तस्वीर लगवाई थी, जिसमें परी अपने हाथ में गिटार पकड़ी हुई थी। परी की तस्वीर को देखते ही भाभी माँ के आंखों में चमक आ गई और जल्दी से बेड से उतर के अपने पेट को एक हाथ से पकड़े तेजी से स्टडी रूम की तरफ जाने लगी। फिर स्टडी रूम के दरवाजे पे खड़े होकर हाफते हुए प्रेम भाई को देखते हुए बोली, प्रेम। भाभी माँ की आवाज सुनते ही प्रेम भाई चौंकते हुए अपने नजरों को फाइल से हटाते हुए दरवाजे की तरफ देखे। भाभी माँ को ऐसे हाफते देख के प्रेम भाई हड़बड़ाते हुए उठे और जल्दी से जाके भाभी माँ का हाथ थाम के उनको रिवॉल्विंग चेयर पे ले जाके बिठाते हुए गुस्से से बोले, ये क्या बात हुई सोना, इतनी केयरलेस तुम कैसे हो सकती हो। तुम्हारी डिलीवरी में अब बस एक हफ्ते का टाइम बचा है, कम से कम अब तो अपनी ये भागा दौड़ी अवॉइड करो। कहते हुए पानी का ग्लास उठा के उनको पानी पिलाने लगे। भाभी माँ पानी पीते हुए प्रेम भाई को देख रही थी, जो कि गुस्से में उन्हीं को देख रहे थे। फिर पानी पिला के ग्लास को टेबल पे रख के गुस्से में भाभी माँ को घूरते हुए प्रेम भाई बोले, अब जल्दी से हमें वजह बताओ कि ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इस तरह से भागते हुए यहाँ आए हो। उनका सवाल सुन के भाभी माँ चेयर से उठने लगी। ये देख के प्रेम भाई उनको कंधे से पकड़ते हुए चिंता भरी आवाज में बोले, अब कहाँ जा रही हो, चुपचाप बैठो यहाँ पे। भाभी माँ उनके बातों को अनसुना करके अपने कंधे से उनके हाथ को हटाते हुए उनको चेयर पे जबरदस्ती बिठा के खुद उनके गोद में बैठने लगी। ये देख के प्रेम भाई उनको कमर से पकड़ के संभालते हुए अपने गोद में बिठाते हुए चिंता से बोले, सुना संभाल के। कहते हुए अपने गोद में बिठा के एक हाथ से उनके कमर को पकड़ लिए और अपना दूसरा हाथ उनके पेट पे रख दिए। भाभी माँ मुस्कुराते हुए उनके सीने से लगते हुए बोली, सॉरी प्रेम, हम ऐसे आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, पर जैसे ही गुड्डा की फोटो देखे तो हमें उसकी याद आ गई। देखिए ना, आज उसका फोन भी नहीं आया है, हमारा बहुत मन कर रहा है उससे बात करने का। भाभी माँ की बात सुनते ही प्रेम भाई के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और मुस्कुराते हुए भाभी माँ के माथे को प्यार से चूमते हुए बोले, कभी कभी तो हमें लगता है कि परी हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी बहन हो, हमसे ज्यादा याद तो तुम उसे करती हो, पर इतनी चिंता मत करो उसकी, वो ठीक है। जरूर उसकी नींद लग गई होगी इसलिए आज फोन नहीं कर पाए। भाभी माँ मुंह बनाते हुए बोली, पर हमें गुड्डा से बात करने का बहुत मन हो रहा है। कहते हुए अपना सर उठा के प्रेम भाई को देखने लगी। प्रेम भाई कुछ सोचते हुए एक हाथ से भाभी माँ के बालों को सहलाते हुए प्यार भरी आवाज में बोले, हम कल सुबह परी से तुम्हारी बात करवा देंगे।
पर अगर उसको पता चल गया कि तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो और हमेशा दिन गिनती रहती हो उसके वापस आने का, तो उसको कितना बुरा लगेगा। इस बात पे भाभी माँ की आंखें नम हो गई और पप्पी फेस बना के प्रेम भाई के चेहरे को देखते हुए बोली, हम तो गुड्डा को ही यहाँ बुलवाने के लिए प्रेग्नेंट हुए हैं, ताकि इसी बहाने ही सही वो हमारे पास कुछ दिनों के लिए ही सही आ जाए। कह के अपना सर झुका के अपने हाथ को पेट पे गोल गोल घुमाने लगी। उनकी इस बात को सुन के प्रेम भाई की हंसी छूट गई और भाभी माँ को अपने सीने से लगा के जोर जोर से हंसने लगे। महल हॉल में परी सोफे पे बैठी झपकियां लेते हुए हुकुमसा के आने का इंतजार कर रही थी। पिछली रात ठीक से नींद पूरी न होने की वजह से सभी अपने अपने कमरे में सो चुके थे, सिवाय मासा और परी के। जब भी हुकुमसा के लेटाने की वजह से परी को उनका इंतजार करना पड़ता था। उस वक्त मासा भी ऐसे ही दूर से परी को छुप के देखती रहती थी। परी को देखते हुए मासा धीमी आवाज में चिंता से बोली, परी को कैसे समझाए कि शौर्य का इंतजार ना किया करे। शौर्य तो हमेशा ही अपने काम के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हुए अपने हाथ में पकड़े फोन में हुकुमसा का नंबर डायल करके कान से लगा ली, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देख के मासा परेशान होने लगी। तभी परी, जो कि नींद से झूल रही थी, अचानक से उसका फोन बजा, जिसका आवाज सुन के परी हड़बड़ाते हुए उठ गई और टेबल से अपना फोन उठा के स्क्रीन पे देखी। प्रेम भाई का वीडियो कॉल देखते ही परी के चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ गई और जल्दी से वीडियो कॉल रिसीव कर ली। कॉल रिसीव करते ही परी की नजर प्रेम भाई की गोद में बैठी भाभी माँ पे गई। उनको देखते ही परी की नींद पूरी तरह से खुल गई। फिर परी चाहते हुए बोली, भाभी माँ, भाई आप दोनों कैसे हैं? भाभी माँ परी को प्यार से देखते हुए बोली, हम और तुम्हारे भाई बिल्कुल ठीक है, पर तुम्हारे आंखों को देख के लग रहा है कि तुम अभी सो रही थी। कहीं हमारे वजह से तुम्हारी नींद तो खराब नहीं हो गई? परी से पहले प्रेम भाई भाभी माँ को देखते हुए बोले, हम तो पहले ही कह ही रहे थे कि हम कल सुबह परी से तुम्हारी बात करवा देंगे। अब देखो हमारे वजह से उसकी नींद खराब हो गई ना। दोनों की बात सुन के परी हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, हम सो नहीं रहे थे, हम तो हुकुमसा का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही प्रेम भाई के चेहरे का भाव एकदम से बदल गया और गहरी आवाज में बोले, शौर्य अब तक घर नहीं आए हैं? परी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं भाई, किसी फॉरेन के क्लाइंट के साथ उनकी कोई मीटिंग थी। फिर घड़ी में टाइम देखते हुए आगे बोली, अब तक तो उनकी मीटिंग खत्म हो चुकी होगी, बस आते ही होंगे। उसके इतना कहते ही महल के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। उसको सुन के परी के चेहरे पे चमक आ गई और खुशी से भरी आवाज में परी बोली, भाई, हुकुमसा आ गए। परी के चेहरे की खुशी प्रेम भाई और भाभी माँ बखूबी देख सकते थे। वही ऊपर खड़ी मासा जब हुकुमसा को अंदर आते देखी तो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। यहाँ हुकुमसा जैसे ही अंदर आए, परी को सोफे पे बैठे खुद का इंतजार करते देख के उनके चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ गई। फिर बिना इस बात पे ध्यान दिए कि परी वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रही है, हुकुमसा अपने तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ गए और अपने हाथ में पकड़ा पेपर बैग टेबल पे रखते हुए परी के गाल पे चूमने के लिए जैसे ही नीचे झुके की ठीक उसी वक्त परी अपना सर उनकी तरफ घुमा दी, जिससे हुकुमसा के होंठ परी के होंठों से छू गए क्रमश। आर्टिकल 7 ऑफ 13 162 हुकुमसा का परी को छेड़ना। हुकुमसा जब परी को अपना इंतजार करते देखे तो खुशी से उनके चेहरे पे लंबी सी मुस्कान आ गई और बिना इस बात का ध्यान दिए कि परी वीडियो कॉल पे किसी से बात कर रही हैं, हुकुमसा अपने तेज कदमों से परी की तरफ बढ़ गए और अपने हाथ में पकड़ा पेपर बैग टेबल पे रखते हुए परी के गाल को चूमने के लिए नीचे झुके। ठीक उसी वक्त परी उनकी तरफ अपना सर घुमा दी और परी के गाल के बजाय उसके होंठों से हुकुमसा के होंठ छू गए। ऐसा होते ही जहाँ परी बुरी तरह शर्मा गई वहीं हुकुमसा के आंखों में चमक आ गया। हुकुमसा जैसे ही अपना हाथ परी के चेहरे की तरफ बढ़ाए, परी जल्दी से पीछे की तरफ झुकते हुए आंखों के इशारे से फोन की तरफ देखने को बोलने लगी। पर हुकुमसा को अब कहा किसी और चीज से मतलब था, उनको तो बस परी के होंठ ही नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ भाभी माँ अपने मुंह पे हाथ रखे आंखों को बड़ा बड़ा किए हुकुमसा और परी को देख रही थी। और प्रेम भाई का भी कुछ यही हाल था, पर जल्दी खुद को संभाले भाभी माँ की तरफ देखे। भाभी माँ को ऐसे परी और हुकुमसा की तरफ देखते हुए पाके उनके आंखों पे हाथ रखते हुए फुसफुसा के बोले, सोना, अपनी आंखें बंद करो। भाभी माँ उनके हाथ को हटा के चाहते हुए बोली, ओह, हमें अच्छे से देखने दीजिए ना। देखिए तो सही, शौर्य कितने रोमांटिक है, और एक आप है, बोरिंग हुआ। कहते हुए मुंह बना ली। प्रेम भाई जब ये सुने तो हैरानी से भाभी माँ को देखने लगे और चिपते हुए उनके पेट पे हाथ रखते हुए बोले, अच्छा, हम बोरिंग है तो फिर ये कहाँ से आया? कहते हुए साइड से भाभी माँ का चेहरा देखने लगे। भाभी माँ भी कहाँ कम थी, वो फिर पूरे जोश में जवाब देते हुए बोली, हाँ तो एक ही है ना। अगर आप शौर्य जितने रोमांटिक होते तो कम से कम अब तक एक क्रिकेट टीम तैयार हो चुकी होती। कहते हुए अपने हाथ पे चेहरा टिकाए आंखों में चमक लिए हुकुमसा और परी को निहारने लगी जैसे सामने कोई रोमांटिक मूवी चल रही हो। उनका जवाब सुन के प्रेम भाई की बहुत बुरी तरह जल गई और गुस्से में हुकुमसा को घूर के देखने लगे। यहाँ हुकुमसा प्रेम भाई के गुस्से से अनजान, उन्हीं के सामने उन्हीं की बहन के चेहरे को जबरदस्ती पकड़ते हुए नाराजगी से बोले, जान, डोंट मूव, लेट मी किस यू। कहते हुए उसके होंठों की तरफ बढ़ गए। ये देख के परी धीमी आवाज में बोली, हुकुमसा, भाई और भाभी माँ हमें देख रहे हैं, रुक जाइए। हुकुमसा उसके बातों को अनसुना करते हुए उसके होंठों की तरफ झुक गए। ये देख के परी समझ गई कि अब तो हुकुमसा को रोक पाना मुश्किल है और वो शर्म से अपनी आंखें मिचे बैठ गई। अभी हुकुमसा परी के होंठों को बस छुए ही थे कि भाभी माँ एक्साइटमेंट में जोर जोर से सिटी बजाने लगी। सिटी की आवाज सुनते ही हुकुमसा चौंकते हुए अपना सर घुमा के उस ओर देखे। अब जाके उनकी नजर भाभी माँ और प्रेम भाई पे पड़ी।
हुकुम साहब हैरानी से दोनों की तरफ देखते रह गए। वह प्रेम भाई भाभी माँ के इस हरकत से अपना सर पीट लिए, पर भाभी माँ को कहा मतलब था उनसे। वो तो अब भी मुस्कुराते हुए हुकुम साहब को ही देख रही थी। वहाँ का सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो चुका था। जहाँ परी अपने चेहरे पे लाज भरी मुस्कान लिए सर झुका के बैठी थी, वहीं हुकुम साहब और प्रेम भाई अजीब नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। ये देख के भाभी माँ चुप्पी तोड़ते हुए बोली, सॉरी शौर्य, वो एक्साइटमेंट में हमें पता ही नहीं चला कि कब हमसे सिटी बच गई, कहते हुए अपने दांत दिखा दी। उनकी बात सुन के हुकुमसा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी उनकी नजर प्रेम भाई पे पड़ गई, जो कि हुकुमसा को ही घूर के देख रहे थे। ये देखते ही हुकुमसा के चेहरे पे शैतानी मुस्कान आ गई और परी जो कि सिंगल सोफे पे बैठी थी, उसको अपने गोद में उठा के खुद सोफे पे बैठ गए और परी को अपने गोद में बिठा के स्क्रीन पे देखते हुए हुकुमसा बोले, कोई बात नहीं भाभी, जो काम अभी अधूरा रह गया है वो हम बाद में पूरा कर लेंगे, कहते हुए प्रेम भाई को देख के मुस्कुरा दिए। भाभी माँ चाहते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल कीजिएगा और जल्दी से हमें कोई गुड न्यूज भी सुनाएगा। हुकुमसा मुस्कुराते हुए परी की तरफ देखते हुए बोले, जी जरूर, अगर परी कोऑपरेट करेगी तो जल्दी गुड न्यूज सुनने को मिलेगा आप सबको। पर अभी आप देखिए ना कैसे ये हमें खुद से दूर कर रही थी। ऐसे ही हाल रहा तो आप ही बताइए हम कैसे गुड न्यूज दे आप सबको। हुकुमसा और भाभी माँ की बात सुन के परी बेचारी शर्म से गली जा रही थी और ऐसा ही कुछ हाल प्रेम भाई का भी था। प्रेम भाई मन ही मन चिढ़ते हुए बोले, सुना भी हद करती हैं, कुछ भी कहीं भी बोल देती हैं। दोनों मिलके हमारी बहन को कितना परेशान कर रहे हैं, कहते हुए कभी अपनी बीवी को देखते जो कि उनके ही गोद में बैठे उन्हीं की बहन के पति को बेबी प्लानिंग की एडवाइस दे रही थी और दूसरी तरफ हुकुमसा फुल मजे में उनकी बातें सुन के जवाब भी दे रहे थे। तभी अचानक से परी हुकुमसा के गोद से उठते हुए बोली, भाभी माँ भाई आप इनसे बात कीजिए, हम इनके लिए खाना निकालने जा रहे हैं, आप दोनों से हम कल बात करते, बाय गुड नाइट, कहते हुए पूरे रफ्तार में वहाँ से भागी। परी के जाते ही भाभी माँ जोर से हंस पड़ी और हुकुमसा अपना सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिए। तभी कुछ सोचते हुए प्रेम भाई हुकुमसा पे अपनी नजरें टिकाए बोले, वैसे आपको नहीं लगता कि अब आपकी शादी हो चुकी है तो आपको थोड़ा जल्दी घर आ जाना चाहिए। वैसे आप सच में किसी मीटिंग में थे या, कहते हुए शक भरे नजरों से उनको देखने लगे। उनकी बात सुन के हुकुमसा के चेहरे पे सख्ती के भाव नजर आने लगे। भाभी माँ प्रेम भाई को देखते हुए धीरे से फुसफुसा के बोली, ये आप क्या सवाल लेके बैठ गए। प्रेम भाई उनके बातों को अनसुना करते हुए हुकुमसा को देखने लगे। तभी हुकुमसा अपने सख्त आवाज में बोले, भाई हम हमेशा टाइम पे ही घर आते हैं, पर कभी कभी कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है ऑफिस में तो बस उसके वजह से लेट हो जाता है और आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से ही हमें लेट हुआ था। अगर आपको यकीन ना हो तो हम आपको अपने क्लाइंट का सारा डिटेल्स भेज देते हैं, आप खुद फोन करके उनसे पूछ लीजिएगा, कह के अपनी गहरी नजरों से उनको देखने लगे। दोनों के बीच बढ़ते गर्मा गर्मी को देखते हुए भाभी माँ जल्दी से बात काटते हुए बोली, शौर्या आप इनके बात पे ध्यान मत दीजिए और हमारी बात सुनिए। डॉक्टर ने हमारी डिलीवरी की डेट एक हफ्ते बाद की बताई है। वैसे तो मैंने पहले ही आपके घर पे बात कर ली है इस बारे में, तो आप सब जरूर आइएगा और हाँ, जब तक हम गुड्डा को अपने सामने नहीं देख लेते हम हमारे बच्चे का चेहरा नहीं देखेंगे। तो आप लाएंगे ना उसको, कहते हुए उनके होंठों पे मुस्कान और आंखों में नमी उतर आया। भाभी माँ की बात सुन के हुकुमसा बिना कुछ बोले हैरानी से बस उनका मुंह ही ताकते रह गए। ये देख के भाभी माँ को लगा कि हुकुमसा मना करने वाले हैं तो अपने नम आंखों से उनको देखते हुए बोली, क्या हुआ आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, आप गुड्डा को लाएंगे ना, कहते हुए उनकी आंखों से आंसू लुढ़क के गालों पे आ गया। ये देख के प्रेम भाई चिंता से भाभी माँ का सर सहलाते हुए प्यार से बोले, सुना शौर्य बाबू को लाएंगे, तुम स्ट्रेस मत लो। दोनों की बात सुन के हुकुमसा जल्दी से बोले, भाभी आप बेफिक्र रहिए, हम परी को आपके पास जरूर लाएंगे। हुकुमसा की बात सुन के अब जाके भाभी माँ के चेहरे पे मुस्कान आई। फिर थोड़ी देर बात करके दोनों कॉल डिस्कनेक्ट कर दिए। फोन रखते ही हुकुमसा पेपर बैग लेके डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए। परी टेबल पे प्लेट्स में खाना निकाल चुकी थी। तभी हुकुमसा परी के सामने पेपर बैग करते हुए बोले, हमने सोचा कि आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है तो ले लेते हैं। उनकी बात सुनते ही परी की आंखों में चमक आ गया और बैग की तरफ लपकी, पर हुकुमसा तुरंत बैग को ऊपर उठाते हुए हंस के बोले, अरे अरे आप तो छीना झपटी पे उतर आई, अभी ये आइसक्रीम आपको नहीं मिलेगी, कल सुबह सबके साथ खा लीजिएगा, अभी खाएंगी तो जुकाम हो जाएगा, कहते हुए खुद ही किचन में जाके उसको फ्रिज में रखा है। दूसरी तरफ सक्षम ऊपर खड़ा पिले के पीछे छुप के हुकुमसा और परी को देखते हुए धीरे से बोला, जब तक गंगा को अपनी आंखों से नहीं देख लेते हमें नींद तो आने से रही, बाकी सब तो सो गए हैं और ये दोनों जब तक यहाँ है हम गंगा को देख के जल्दी से आ जाएंगे, सोचते हुए दोनों से छुपते हुए गंगा के कमरे की तरफ बढ़ गया। डाइनिंग टेबल। हुकुमसा अभी चेयर पे बैठे ही थे कि परी दुखी आवाज में बोली, हुकुमसा आपको पता है आज गंगा बहुत जोर से गिर पड़ी थी। बस ये सुनना ही था कि हुकुमसा झटके से अपने जगह से उठते हुए चिंता से बोले, क्या फिर तो गंगा बहुत रोई होंगी, हम अभी उनको देख के आते हैं। कहते हुए जैसे ही जाने को हुए कि परी उनको रोकते हुए बोली, हुकुमसा रुकिए, हम भी चलते हैं, गंगा अभी तक कुछ खाई भी नहीं है तो आप उन्हें खिला दीजिएगा, कहते हुए जल्दी से प्लेट में खाना निकाल के हुकुमसा के पीछे चल पड़ी। क्रमशः आर्टिकल 8 ऑफ 13 163 बेरहम आदमी। सूचना, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। जरूरत है क्या हमारे कुछ बताने की, अब आप समझ जाइए कि आज क्या होगा। बटपाट पढ़ने के बाद कमेंट देना मत भूलिएगा, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए वरना हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पार्ट लिखने में, फिर एक नॉर्मल बुक की तरह पार्ट लिख के जल्दी स्टोरी खत्म कर देंगे। स्माइल।
आपकी नॉटी रोमांटिक क्वीन आपके कमेंट का इंतजार करेगी। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। हम भी तो देखें कि आज क्या हाल है आप सबका। सक्षम अपने सर को लेफ्ट राइट घुमा के हर तरफ देखते हुए धीमे कदमों से गंगा के कमरे की तरफ बढ़ गया। यह हुकुम सा लगभग भागते हुए गंगा के कमरे की तरफ जाने लगे और परी अपने हाथ में ट्रे संभाले तेज कदमों से उनके पीछे चल पड़ी। अभी हुकुम सा और परी गंगा के कमरे के पास पहुंचने ही वाले थे कि सामने का नजारा देख के परी की आंखें हैरानी से फैल गई और हुकुम सा के आंखों में गुस्सा उतर आया। तभी हुकुम सा अपने गुस्से से भरी आवाज में पर धीमे से चीखे, अभी और रुक, गंगा के कमरे की तरफ कहा जा रहा है। सक्षम जो कि अभी गंगा के कमरे के पास पहुंचने ही वाला था कि हुकुम सा की गुस्से से भरी आवाज सुन के उसके कदम एकदम से जम से गए। डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें सदमे से फैल गई, होंठ डर के मारे फड़फड़ाने लगे और उसका दिल तो इतनी बुरी तरह से धड़कने लगा कि उसका शोर वो खुद सुन सकता था। फिर हुकुम सा के गुस्से को याद करके सक्षम के दिमाग में राम की कुटाई रिवाइंड मोड में चलने लगी, पर इस बार उसकी जगह वो खुद को इमेजिन करके डर से काम गया। यह सक्षम को देखते ही गुस्से में हुकुम सा के हाथों की मुठ्ठियां कस चुकी थी और चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। फिर गुस्से में सक्षम को घूरते हुए उसके पास जैसे ही जाने को हुए कि परी जल्दी से पास रखे एक टेबल पे ट्रे को रख के हुकुम सा का रास्ता रोकते हुए हड़बड़ी में बोली, हुकुम सा शांत हो जाइए। कुछ भी करने के पहले एक बार सोच लीजिएगा, कहीं राम की तरह हम लोग इस बार भी गलत आदमी को ना पीट दे। परी की ये बात सुनते ही सक्षम मन ही मन गिड़गिड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ भाभी, रोक लीजिए शौर्य को। अब बस आप ही हमारा आखिरी सहारा है जो आज हमें शौर्य के हाथों पीटने से बचा सकती हैं। अभी वो ये कह ही रहा था कि हुकुम सा की कहीं बात सुन के उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई। परी, राम की बात अलग थी। वो अंधेरे में आपको ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। पर ये कहते हुए अपने खा जाने वाली आंखों से सक्षम को घूरे गंगा के ही कमरे में जा रहा है। देखिए अच्छे से, आखिरी में उन्हीं का कमरा पड़ता है। हुकुम सा की बात सुन के परी अपना सर घुमा के जैसे ही पीछे देखने लगी कि उतने में हुकुम सा उसके साइड से निकल के सक्षम की तरफ बढ़ गए। हुकुम सा अभी उसके पास जा ही रहे थे कि सक्षम अपने धीमे कदमों से फिर से आगे चलने लगा। ये देख के हुकुम सा का पारा चढ़ गया और परी हैरानी से मुंह बनाते हुए बोली, लगता है आज सक्षम अपनी लंका लगवा के ही मानेंगे, कहते हुए वही बुद्ध बनी खड़ी रह गई। तभी हुकुम सा सक्षम के सामने जाके उसके कंधे को दोनों हाथों से पकड़ के रोकते हुए अपना जबड़ा भींचे गुस्से में बोले, साले तेरी इतनी है, कहते हुए आगे की बात उनके मुंह में ही घुट के रह गई। फिर सक्षम को ऊपर से नीचे तक हैरानी से देखते हुए हुकुम सा बोले, ये क्या नया नाटक है। हुकुम सा की बात सुन के और उनके चेहरे पे हैरानी के भाव देख के परी भी भागते हुए उनके पास पहुंच गई और सक्षम को देखते ही वो भी बुरी तरह चौंक गई। फिर सक्षम को ध्यान से देखते ही परी अजीब सा आवाज निकालते हुए बोली, हो सक्षम को तो नींद में चलने की बीमारी है। देखिए हुकुम सा, इनकी आंखें बंद है और आपके पकड़ने के बाद भी इनके पैर चल रहे हैं। परी की बात सुन के हुकुम सा अपनी नजरें झुका के सक्षम के पैरों को देखने लगे जो कि सच में चल रहा था। ये देख के हुकुम सा आश्चर्य से सक्षम का मुंह ताकते रह गए। फिर हुकुम सा अपना सर झटकते हुए शक भरी नजरों से सक्षम को घूरते हुए बोले, ये बीमारी कब लगी इसको। अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें जरूर पता होता। हमें तो ये सब इसका नौटंकी लगता है। आप जल्दी से हमें पानी दीजिए। अभी इसको उठा के इसके आंखों में ऐसा पंच मारेंगे कि इसकी बीमारी खड़े खड़े ही ठीक हो जाएगी। सक्षम जो कि पूरा कोशिश कर रहा था नींद में चलने की एक्टिंग करने की, हुकुम सा की बात को सुनते ही मन डरते हुए बोला, कितना बेरहम आदमी है। जब देख रहा है कि हमें नींद में चलने की बीमारी है उसके बाद भी हमें उठा के पीटने की बात कर रहा है। तभी परी हुकुम सा के कंधे पे मारते हुए नाराजगी से बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप। अब तो पता चल ही गया है कि ये नींद में चलते हुए यहाँ आ गए हैं, तो आप एक काम कीजिए, इनको इनके कमरे में पहुंचा के आए। दोनों के बीच हो रहे बातचीत के दौरान भी सक्षम अपने पैर चलाते जा रहा था, जैसे अभी भी वो वॉक कर रहा हो। परी की कही बात सुनते ही सक्षम मन ही मन डर से चीखते हुए बोला, नहीं नहीं भाभी, प्लीज इस आदमी के साथ हमको अकेले मत छोड़िए प्लीज। बेचारा सक्षम पूरी ताकत लगा के चीखा था, पर अफसोस उसके मन में कही बात किसी को सुनाई ही नहीं दी। तभी हुकुम सा चिढ़ते हुए परी से बोले, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, हम अभी इसको उठाते हैं, ये खुद जाएगा अपने कमरे में, कहते हुए सक्षम के कंधे को पकड़ के जोर से झकझोर दिए। सक्षम जो कि नींद में चलने की एक्टिंग कर रहा था, इस वजह से उसने अपने शरीर को भी ढीला छोड़ रखा था, जिससे हुकुम सा के ऐसा करते ही जोर जोर से उसका पूरा शरीर हिलने लगा। पर मजाल है जो इतना के बाद भी उसने अपनी आंखें खोली हो। ये देख के परी जल्दी से हुकुम सा को रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, इतने जोर से कौन झकझोरता है। देखिए आपके ऐसा करने से इनका सर भी एक तरफ झूल गया, कहते हुए बेचारा सा मुंह बनाते हुए सक्षम को देखने लगी। हुकुम सा जब परी को सक्षम का साइड लेते देखे तो बुरी तरह जल गए। वही सक्षम मन ही मन चैन की सांस लेते हुए बोला, साला ऐसे हिलाया कि अब तक हमारा बॉडी वाइब्रेट हो रहा है। तभी हुकुम सा गुस्से में सक्षम को घूरते हुए परी से बोले, हम इसको इसके कमरे में पहुंचा के आते हैं, आप गंगा के पास जाए, कहते हुए सक्षम को उसके कंधे से पकड़ के दूसरी तरफ घुमाने लगे। पर गलती से उसका बॉडी परी की तरफ घूम गया। परी जो कि हुकुम सा के कहने के बाद भी वही बुद्ध बनी खड़ी होकर सक्षम को ही अपने अजीब नजरों से देख रही थी कि तभी सक्षम को अपने तरफ आते देख के उसके होश ही उड़ गए और जल्दी से अपने सीने पे हाथों को क्रॉस करते हुए हड़बड़ी में बोली, हुकुम सा। हुकुम सा जो कि सक्षम को परी की तरफ बढ़ते देखे तो अविश्वास से बस उसको देखते ही रह गए। तभी परी की आवाज सुनते ही हुकुम सा जैसे होश में आए हो और खुद को संभाले जल्दी से भाग के दोनों के बीच जाके खड़े होके सक्षम के बालों को अपनी मुट्ठी में बेरहमी से पकड़ के उसके सर को गोल गोल घुमाते हुए गुस्से में बोले, साले कहाँ घुसे जा रहा था, भूल गया क्या परी तेरी भाभी है, भाभी है वो तेरी, भाभी है, सुना तू, भाभी है वो, कहते हुए लगातार सक्षम के बालों को नोचने लगे।
उनके ऐसा करते ही सक्षम मन ही मन दर्द से चीखते हुए बोला, आहे अबे रुक जा, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तूने ही हमें भाभी की तरफ घुमाया था। अगर हम अपना रास्ता बदल देते तो तुझे सच पता चल जाता, उसके बाद तो तू हमें जिंदा ही जला देता, इसलिए हमें एक्टिंग को रियल रखने के लिए उनकी तरफ जाना ही पड़ा। अब तो रुक जा, हमें दर्द हो रहा है, रुक जा, कहते हुए मन ही मन तेज आवाज में रोने लगा। यह सक्षम की हालत से अनजान हुकुमसा गुस्से में लगातार सक्षम को उसके बालों से पकड़ के घुमाते हुए उसको 3 लोक की यात्रा करवाने के मूड में आ चुके थे। तभी परी जो कि हुकुमसा के पीछे छुपी हुई थी, हुकुमसा के गुस्से को देखते ही जल्दी से उनके कंधे को हल्का दबाते हुए बोली, हुकुमसा शांत हो जाइए, सक्षम नींद में है, बेचारे खुद अपनी इस बीमारी से कितना परेशान है और आप उनकी मदद करने के बजाय ऐसे बाल नोचते हुए मार रहे हैं। हुकुमसा जब परी की बात सुने तो उनका हाथ एकदम से रुक गया और गुस्से में सक्षम को घूरते हुए बोले, अभी अगर हम बीच में नहीं आते तो ये अब तक आपसे लिपटा होता, आज हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए जैसे ही सक्षम को मारने के लिए हाथ उठाई कि परी जल्दी से उनके हाथ को पकड़ के रोकते हुए बोली, हुकुमसा नहीं, मत मारिए इन्हें, प्लीज आप अभी जाके इन्हें इनके कमरे में पहुंचा के आए। सक्षम जो कि अपना हल्का सा आंख खोल के दोनों को देख रहा था, हुकुमसा का पंच अपने चेहरे के पास आते देख के उसकी हालत खराब हो गई, पर जैसे ही परी को हुकुमसा का हाथ पकड़े देखा तो मन ही मन रोते हुए बोला, आज आपने साबित कर दिया कि भाभी सच में माँ समान होती हैं। तभी हुकुमसा सक्षम के बालों को छोड़ के चिपते हुए परी से बोले, परी आप गंगा के कमरे में हमारा इंतजार कीजिए, हम इसको इसके कमरे में पहुंचा के आते। कहते हुए सक्षम को उसके कंधे से पकड़ के दूसरी तरफ घुमा दिए। हुकुमसा के ऐसे बाल नोचने से सक्षम के सारे बाल ऊपर की तरफ खड़े हो चुके थे। अगर इस वक्त कोई उसको देख लेता तो समझता कि सक्षम कहीं से बहुत तेज बिजली का झटका खा के आ रहा हो। टीयर्स ऑफ जॉय। यह हुकुमसा सक्षम को दूसरी तरफ घुमा के उसका डायरेक्शन बदल दिए और खुद उसके पीछे चल पड़े। हुकुमसा के पीछे होने की वजह से सक्षम अपने आंखों को खोल के धीरे धीरे चलते हुए आगे जाने लगा। तभी उसके कानों में हुकुमसा की बात सुनाई पड़ी। हुकुमसा जो कि सक्षम को गुस्से से घूरते हुए उसके पीछे ही जा रहे थे। तभी कुछ सोचते हुए जैसे ही अपना सर घुमा पीछे देखे तो पाई कि परी अब भी वही खड़ी सक्षम को ही अजीब नजरों से देख रही है। ये देख के हुकुमसा का दिल बुरी तरह से जलने लगा और अपने गुस्से को काबू में करने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए बोले, जान आपने सुना नहीं हमने क्या कहा, आप गंगा के पास जाए। हुकुमसा की बात सुनते ही सक्षम की सिट्टी पीटी गुल्ला हो गई और मन ही मन डर से कांपते हुए खुद से बोला, हमें इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, पक्का इसके दिमाग में कुछ गंदा चल रहा है, इससे पहले कि ये हमारे साथ कुछ करे हम जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। कहते हुए जो सक्षम अब तक छोटे छोटे कदम लेके चल रहा था वो एकदम से बड़े बड़े कदम लेके आगे जाने लगा। ग्रिन। यह हुकुमसा की बात सुनते ही परी से कपकाते हुए हड़बड़ी में बोली, जी जी हुकुमसा, हम जाते हैं। कहते हुए जल्दी से प्लेट उठा के गंगा के कमरे में घुस गई। परी के जाते ही हुकुमसा अपने चेहरे पे डेविल स्माइल लिए जैसे ही सक्षम की तरफ अपना सर घुमा के सक्षम को देखे तो चौंकते हुए बोली, ये इतना दूर कैसे पहुंच गया। कहते हुए तेजी से भागते हुए उसके पास पहुंच के उसके कंधे को पकड़ के रोक लिए। उनके सामने आते ही फट से सक्षम अपने आंखों को बंद कर लिया, पर उसका दिल किसी अनहोनी के बारे में सोचते हुए डर से कांप रहा था। तभी हुकुमसा अपने आसपास देखते हुए एक बार कंफर्म कर लिए कि कोई देख रहा है या नहीं। जब कोई नहीं दिखा तो सक्षम को थोड़ा पीछे ले जाते हुए चिढ़ के बोले, हमारी बीवी को हक करेगा तू, रुक जा, आज हम तुझे ऐसा तोड़ेंगे कि तू बेड से उठ भी नहीं पाएगा। यह हुकुमसा का जानलेवा बात सुनते ही सक्षम मन ही मन दहाड़े मार के रोते हुए बोला, पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब हम तुझसे मिले और तुझे भला मानुष समझ के तुझसे दोस्ती कर बैठे। पता नहीं अब ये दोस्त का मुखौटा पहने हमारा दुश्मन हमारे साथ क्या करने वाला है। अभी सक्षम ये सोच ही रहा था कि तभी हुकुमसा उसको सीढ़ियों की तरफ घुमा के उसके कंधे को छोड़ के पीछे खड़े होते हुए चेहरे पे डेविल स्माइल लिए सक्षम को देखने लगे। यह सक्षम जो कि अपनी आंखों को थोड़ा सा खोल के सब देख रहा था। जब हुकुमसा को खुद को सीढ़ियों की तरफ घुमाते हुए देखा तो डर के मारे बेचारे की जान हलक में अटक गई। फिर मनी मन डर से कांपते हुए हुकुमसा को ढेरों गालियां देते हुए बोला, भगवान हमारा किस्मत लिखते वक्त आपका मूड खराब था क्या, जो एक के बाद एक सारी मुसीबत हमारे किस्मत में लिख डाले। पहले तो शौर्य जैसा निर्दयी दोस्त हमारे किस्मत में लिख दिए, फिर प्यार भी करवाए तो इसी की बहन से। कह के मनी मन दहाड़े मार के रोते हुए कछुए की चाल चलते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसके कानों में हुकुमसा की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, अरे तू इतना धीरे धीरे क्यों आगे जा रहा है, जल्दी जाना। कहते हुए एक लात सक्षम के बम पे दे मारे जिससे सक्षम लड़खड़ाते हुए आगे पहुंच गया और चिढ़ते हुए मन ही मन बोला, साले तुझे इतनी जल्दी है तो तू क्यों नहीं चला जाता। कहते हुए अपनी आंखों को हल्का खोले खुद के और सीढ़ियों के बीच का डिस्टेंस देख के बुरी तरह डर गया। पर वही हुकुमसा अपने आंखों में चमक लिए सक्षम के पैरों को धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ जाते हुए देख रहे थे। सक्षम के पैरों के और सीढ़ियों के बीच बस 2 ही कदम की दूरी बच गई थी कि एक तेज आवाज दोनों के कानों में सुनाई दिया, हुकुमसा सक्षम को बचाइए, वो गिर जाएंगे। इस आवाज को सुनते ही हुकुमसा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और हैरानी से आवाज की दिशा में अपना सर घुमा के देखे। हुकुमसा देखे कि सामने से परी भागते हुए सक्षम की तरफ ही जा रही थी। ये देख के हुकुमसा जल्दी से सक्षम को पकड़ के उसको दूसरी तरफ घुमाते हुए परी को उसके कमर से पकड़ के खुद की तरफ खींच लिए। ये सब हुकुमसा इतना जल्दी किए थे कि परी का दिमाग ही आउट हो गया। वही सक्षम तो परी के आने से मन ही मन खुशी से झूम उठा और हुकुमसा के घुमाते ही अपने तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ जाने लगा। इस दौरान अब भी उसके बाल खड़े ही थे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। यह हुकुमसा परी को खुद से चिपकाते हुए गहरी नजरों से उसको देखते हुए बोले, आप तो गंगा के पास थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही हैं।
परी खुद को संभाले हुकुमसा के पीछे सक्षम को जाते हुए देख के बोली, हम तो बस ये बताने आए थे कि आप सक्षम को उनके कमरे में छोड़ के कमरे का दरवाजा बाहर से लॉक कर दीजिएगा, ताकि सक्षम फिर से नींद में चलते हुए कमरे से ना निकल जाए, वरना उनको चोट भी लग सकती है ना। कहते हुए लगातार सक्षम को ही अपनी चिंता से भरी नजरों से देख रही थी। परी की इस हरकत से हुकुमसा गुस्से से पागल होने लगे, पर फिर भी जैसे तैसे खुद को संभाले चेहरे पे नकली मुस्कान लिए बोले, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे सब। अब आप गंगा के पास जाए। कहते हुए परी को छोड़ दिए। परी भी ज्यादा ना सोचते हुए अपना सर हिलाते हुए वहां से जाने लगी, पर जाते हुए भी बार बार पीछे मुड़ के चिंता भरी नजरों से सक्षम को देख लेती थी, जो कि हुकुमसा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। परी के कमरे में घुसते ही हुकुमसा गुर्राते हुए धीरे से बोले, सक्षम के बच्चे, तू आज गया। कहते हुए जैसे ही पीछे मुड़ के देखे तो पाई कि सक्षम सीधा चलते हुए जा रहा है। ये देख के हुकुमसा भागते हुए सक्षम के पास गए और उसके गले में हाथ डाले लगभग घसीटते हुए उसको उसके कमरे में लेके घुस गए। बेचारा सक्षम, उसको तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि उसको अपना एक्टिंग यही खत्म कर देना चाहिए या आगे कंटिन्यू करना चाहिए। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। उतने में हुकुमसा उसको बेड की तरफ धक्का दे दिए, जिससे सक्षम पीठ के बल बेड पे गिर पड़ा। तभी हुकुमसा जल्दी से जाके दरवाजा बंद करके सक्षम के पास जाके उसको घूरते हुए गुस्से से बोले, तुझे हमने सुबह ही मना किया था कि तू परी से दूर रहेगा, उसके बाद भी तू अभी उनको हक करने वाला था। आज तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। कहते हुए अपना कॉट उतार के सोफे पे फेंक दिए। यह दरवाजा बंद होने की आवाज सुन के ही सक्षम की हालत खराब हो चुकी थी। ऊपर से हुकुमसा की दिल दहला देने वाली बात सुन के तो उसके प्राण ही निकलने को थे। उतने में हुकुमसा सक्षम के ऊपर बैठते हुए उसके बालों को अपने मुट्ठियों में भींचते हुए जोर जोर से उसका सर ऊपर नीचे करके बेड पे पटकने लगे। फिर ऐसे ही जोर जोर से उसके बाल नोचते हुए गुस्से में बोले, उठ साले उठ, वरना बाल उखाड़ लेंगे तेरा, उठ। सक्षम बेचारा सारा दर्द सहते हुए भी वैसे ही लेटा रहा, पर अपनी आंखों को नहीं खोला। फिर अपनी आंखों को बंद किए हुए ही मन चिल्ला चिल्ला के रोते हुए सक्षम बोला, एक तो तू हमारे ही ऊपर बैठा है, ऊपर से हमारे ही बालों को इतने बेरहमी से नोच रहा है। तू दोस्त नहीं है, तू दोस्त हो ही नहीं सकता। छोड़, हमारे बाल छोड़। कहते हुए अचानक से उसके कानों में पायल की आवाज सुनाई दी। उसको सुनते ही सक्षम मन ही मन चिढ़ते हुए बोला, हमें मारेगा तू, अब देख हम क्या करते हैं। कहते हुए अपना पूरा ताकत बटोरे करवट बदल लिया। सक्षम के अचानक से मुड़ने से हुकुमसा खुद को संभाल नहीं पाए और बेड पे गिर पड़े। अभी वो उठ भी पाते कि सक्षम जल्दी से अपने एक हाथ और पैर को हुकुमसा के ऊपर रख के उनके गाल को चूम लिया। उसके ऐसा करते ही हुकुमसा की आंखें हैरानी से फैल गई और वैसे ही जमे हुए बेड पे पड़े रहे। ठीक उसी वक्त परी कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, हुकुमसा आपको आने में इतना समय क्यों लगा। कहते हुए जैसे ही अंदर गई तो दोनों को ऐसे खतरनाक पोजीशन में लेटे हुए पाके, खास करके सक्षम को हुकुमसा के गाल चूमते हुए देख के परी की हालत खराब हो गई और हैरानी से मुंह पे हाथ रखते हुए बोली, इसका मतलब आप लोग। कहते हुए आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई। वही हुकुमसा के कानों में जब परी की आवाज पड़ी तो हड़बड़ी में परी की तरफ देखते हुए सक्षम को खुद से दूर करते हुए बेड से नीचे कूदते हुए बोले, जान आप गलत सम। हुकुमसा अभी कह ही रहे थे कि परी अविश्वास से हुकुमसा को देखते हुए कमरे से निकल के भाग गई। क्रमशः आर्टिकल 9 ऑफ 13 164 हर एक फ्रंट कमीना होता है। परी के ऐसे बिना कुछ सुने भाग जाने से हुकुमसा की हालत खराब हो गई और वो भी उसके पीछे तेजी से निकल गए। अभी कुछ दूर पहुंचे ही थे कि एकदम से रुके और वापस से सक्षम के कमरे की तरफ भागे और अंदर जाके अपना कॉट उठा के सक्षम को घूरते हुए गुस्से से बोले, अभी तूने जो रायता फैलाया है पता नहीं हम उसको कैसे समेटेंगे। हमारी जिंदगी में ग्रहण लगा के तू कितना फैल के सो रहा है। कहते हुए सोफे से कुशन उठा के सक्षम के ऊपर फेंके और भागते हुए कमरे से निकल के दरवाजा बाहर से लॉक कर दिए। दरवाजा लॉक होने की आवाज सुन के सक्षम अपने चेहरे पे शैतानी मुस्कान लिए आंखों को खोल के उठ के बैठते हुए बोला, हर एक फ्रंट कमीना होता है। ऐसा लगता है इस गाने की लिरिक्स हमारे लिए ही लिखी गई है। कह के हंसते हुए अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बेड से उतर के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर खुद को देखते बोला, शौर्य तूने आज हमें जितना धोया है उसका बदला तो हमने ले लिया। अब पूरी रात तू भाभी को यकीन दिलाने में ही निकाल देगा कि हम लोग के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं है। कह के हंसने लगा। फिर गहरी सांस लेते हुए खुद को देखते हुए बोला, भाई बस तेरे मार का ही डर था हमें, अब तो तूने वो भी दूर कर दिया। अब जब हम पीछे गए हैं तो डर किस बात का। अब इतना पीटने के बाद हमारा गंगा से मिलना तो बनता ही है। कहते हुए उसके चेहरे पे शातिर मुस्कान तैर गई। दूसरी तरफ परी गंगा को उठा चुकी थी। उसके बाद ही हुकुमसा को बुलाने गई थी। गंगा बेड पे बैठी दोनों के आने का इंतजार कर रही थी। तभी परी भागते हुए अंदर आई। गंगा हैरानी से परी को देखते हुए पूछी, क्या हुआ भाभी सा, आप ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। परी जो कि कमरे में आने के बाद भी दरवाजे पे खड़ी होकर हुले खुले के बाहर देख रही थी। गंगा की आवाज सुनते ही चौंकते हुए उसके तरफ देख के बोली, नहीं कुछ नहीं। कहते हुए अपने चेहरे पे आते लिटों को कान के पीछे करते हुए जाके गंगा के पास बैठ गई। परी की हालत छुपाया भी नहीं जाता, बताया भी नहीं जाता, जैसी हो रखी थी। ग्रिन बेचारी मुंह लटकाए गंगा के पास बैठी थी। गंगा उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख के पूछी, भाभी सा कोई बात है क्या, आप काफी पा। अभी वो इतना ही बोली थी कि हुकुमसा सामने से दंदनाते हुए कमरे में घुस के हड़बड़ा के बोले, जान आप हमारी बात तो सुनिए। कहते हुए जैसे ही गंगा पे नजर गई तुरंत अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बदल के अपने कपड़े को ठीक करते हुए अकड़ के चलते हुए अंदर आने लगे। यह गंगा हुकुमसा के ऐसे आने से अजीब नजरों से उनको देखने लगी।
पर परी तो हुकुमसा की तरफ देख भी नहीं रही थी, जो कि हुकुमसा को टेंशन देने के लिए काफी था। फिर हुकुमसा जाके गंगा के बेड के पास एक चेयर लगा के बैठते हुए गंभीरता से पूछे, हमने सुना कि आपको चोट लगा था, अब कैसी है आप? कहीं दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर को बुलवाए। हुकुमसा की बात सुन के गंगा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाई साहब, अब हम ठीक है। उसकी बात सुन के हुकुमसा अपना सर हिलाते हुए प्लेट उठा के गंगा के सामने करते हुए बोले, अगर आप ठीक है तो खाना क्यों नहीं खा रही है? गंगा अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, भाई साहब हमें भूख नहीं है। हुकुमसा एक हाथ से उसका सर सहलाते हुए बोले, अगर हम अपने हाथ से खिलाए तो खाएंगे आप? हुकुमसा की बात सुन के गंगा हैरानी से अपना सर उठा के उनको देखने लगी। उसके चेहरे पे हैरानी के भाव देख के हुकुमसा मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रही है? यही सोच रही है कि आज आपके क्रूर भाई साहब को क्या हो गया जो ऐसी बातें कर रहे हैं? गंगा सर हमें हिलाते हुए बोली, नहीं भाई साहब। ये देख के हुकुमसा के चेहरे पे सख्ती का भाव आ गया, जिसको देख के गंगा बुरी तरह घबरा गई और डरते हुए अपना सर झुका के बैठ गई। तभी उसके कानों में किसी के तेज हंसने की आवाज सुनाई दी। गंगा चौंकते हुए अपना सर उठा के देखी तो पाई कि हुकुमसा और परी उसी को देख के जोर जोर से हंस रहे थे। उनको हंसते देख के गंगा भी हंसने लगी। तभी हुकुमसा गंगा के सर पे हाथ रखते हुए बोले, लगता है हमारे गुस्से की वजह से हमारे अपने ही हमसे डरने लगे हैं। पर यकीन मानिए हम इतने बुरे भी नहीं है जितना आप हमें समझती है। कहते हुए रोटी का निवाला तोड़ के उसमें सब्जी लगा के हाथ गंगा के मुंह के पास ले गए। ये देख के गंगा बिना कुछ बहस किए खुशी से अपना मुंह खोल लेती हैं और हुकुमसा के हाथ से खाना खाने लगती हैं। परी ये देख के अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा के मुस्कुराते हुए अपने आंसू को पोंछते हुए मन ही मन बोली, मासा हमने कहा था ना कि बहुत जल्द इन सबके मन से हुकुमसा का डर निकलवा के रहेंगे। कहते हुए अपना सर घुमा के नजर दोनों को देखी और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती हैं। यहाँ गंगा खाना खाते हुए राम के बारे में बात करते हुए हंस रही थी और हुकुमसा उसको हंसते देख के मुस्कुराते हुए खाना खिला रहे थे। गंगा और हुकुमसा अपने में कुछ इस कदर खोए थे कि उन लोग को परी के जाने का भी पता नहीं चला। कुछ देर बाद हुकुमसा गंगा को सोने का बोल के उसके कमरे से जाने लगे, पर दरवाजे तक पहुंच के एक पल रुके और पीछे मुड़ के गंगा को देखते हुए बोले, आपको कभी भी हमसे कुछ बात करना हो तो बेझिझक कर लिया कीजिए। हमारी सख्ती और क्रूरता सिर्फ बाहर वालों के लिए है, इसलिए आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात समझ गई होंगी और अब हमसे भी वैसे ही खुल के बातें करेगी जैसे अभय और राम से करती हैं। गंगा अपने नम आंखों से उनको देखते हुए सर हाँ में हिला दी। ये देख के हुकुमसा मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गए। डाइनिंग टेबल। हुकुमसा जब नीचे आए तो देखे कि परी आज उनके पास ना बैठ के चार चेयर छोड़ के दूर बैठी थी। ये देखते ही हुकुमसा मन ही मन डरते हुए बोले, हमें लगा था कि परी अब तक उस बारे में भूल चुकी होंगी, पर इनकी हरकतों को देख के लगता है कि इन्होंने उस चीज को काफी सीरियसली ले लिया है। सोचते हुए गहरी सांस लिए, फिर अपने चेहरे पे नकली मुस्कान लिए बोले, जान आप इतना दूर क्यों बैठी है? चलिए कोई बात नहीं, हम ही आपके पास आके बैठ जाते हैं। कहते हुए अपना प्लेट उठाए और परी के पास पड़े चेयर पे बैठने लगे। ठीक तभी परी झटके से अपना सर उठा के उनको ऐसे घूर के देखी कि बेचारे हुकुमसा डर गए और जल्दी से जाके अपने चेयर पे बैठ के चुपचाप खाना खाने लगे। फिर जैसे ही परी को देखने के लिए अपने नजरों को हल्का सा ऊपर उठाई तो पाई कि परी उन्हीं को घूर के देखते हुए निवाले को ऐसे चबा रही थी कि डर के मारे हुकुमसा की आंखें शौक से फैल गई और जल्दी से अपना सर झुकाते हुए मन ही मन बोले, इस सक्षम ने ऐसी आग लगाई है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इसे बुझाए कैसे। आज तो हमें हमारे ही कमरे में जाने के बारे में सोच के भी डर लग रहा है। सोचते हुए बेचारा सा मुंह बना के खाना खाने लगे। सक्षम का कमरा। यह सक्षम महाराज परी को हुकुमसा के पीछे लगा के अपनी कुटाई का बदला तो ले चुके थे, पर शांति से तो वो भी नहीं थे, क्योंकि जिसके वजह से वो पीटा था उसका तो अब तक एक झलक तक देखने को नहीं मिला था उसको। सक्षम बालकनी में खड़े होकर सबके कमरे की बालकनी की तरफ देखते हुए बोला, अब हमें यहीं से जाना पड़ेगा। सबके कमरे का भी लाइट्स ऑफ है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगा, पर उस शौर्य के बालकनी में हमें सावधानी से जाना पड़ेगा। एक तो उसके कमरे का भी लाइट्स ऑन है और अगर अब हम गलती से भी उसके हाथ लग गए तो इस बार वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। कहते हुए बेचारा सा मुंह बना लिया। फिर ऊपर देखते हुए सक्षम बोला, बजरंग बली ये कूदने का डिपार्टमेंट आपका है, तो आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम गंगा से मिलके वापस जिंदा अपने कमरे में आ सके। जय बजरंग बली। कहते हुए रेलिंग पे एक पैर रख के जैसे ही ऊपर उठा के नीचे की तरफ देखते ही उसका पैर बुरी तरह से कांपने लगा और वापस से नीचे उतर के अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोला, बाप रे, अगर हम यहाँ से नीचे गिरे तो हमारे शरीर का तो चूरमा बन जाएगा। सोचते हुए उसका हिम्मत जवाब देने लगा। तभी उसको गंगा का चेहरा याद आ गया। उसको याद करते ही सक्षम चिढ़ते हुए खुद से बोला, नॉर्मली आशिक लोग अपनी महबूबा से मिलने के लिए इतना मेहनत करते हैं और एक हम है मिलने भी उनसे जा रहे हैं जो हमारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती, पर अब जो भी हो मिलने तो जाना पड़ेगा, उनके लिए ना सही पर खुद के लिए। कहते हुए एक गहरी सांस लिया और बजरंग बली के नाम का जाप करते हुए अपना पूरा हिम्मत बटोरा और अपने बालकनी से अभय की बालकनी पे छलांग मार दिया। ऐसे ही करते करते राम की बालकनी में पहुंच गया और वहां खड़े होकर पास वाली बालकनी को देखते हुए बोला, हे बजरंग बली, इस शौर्य के कमरे का लाइट तो अब भी जल रहा है, अब बस इसकी बालकनी बिना किसी संकट के पार करवा दो, बाकी हम संभाल लेंगे प्लीज। कहते हुए फटाफट 5-6 बार स्क्वाट्स मारने लगा। फिर एक लंबी सांस लेते हुए रेलिंग पे पैर रखते हुए मन ही मन बोला, सक्षम इसके बालकनी में एक सेकंड भी मत रुकना और सीधा भागते हुए दूसरे में कूद जाना। कहते हुए एक लंबी छलांग मार के हुकुमसा की बालकनी में पहुंच गया और बिना रुके दौड़ते हुए दूसरी बालकनी में कूदने के लिए जैसे ही रेलिंग पे पैर रखा कि कमरे के अंदर से हुकुमसा की चीख सुनाई दी। क्रमश। आर्टिकल 10 ऑफ 13।
हुकुमसा की चीख सुनते ही सक्षम चौंकते हुए अपने पैर को नीचे रखते हुए धीरे से बोला, ये ऐसे क्यों चीख रहा है? कहते हुए जल्दी से पीछे जाके दीवार से चिपकते हुए हल्का सा अपना सर निकाले कमरे के अंदर झांक के देखा। कमरे के अंदर परी बेड पे लेटी थी। हुकुमसा जैसे ही चेंज करके सोने के लिए अपने साइड का ब्लैंकेट हटाए तो बेड पे वही तेल पिलाया हुआ डंडा पड़ा था जिससे गर्ल्स गैंग राम की कुटाई की थी। उसको देखते ही डर के मारे हुकुमसा की चीख निकल गई और फुदक के बेड से दूर जाके खड़े हो गए और दूर से ही डंडे को देखते हुए बोले, ये यहाँ क्या कर रहा है? परी हुकुमसा की चीख सुन के उठ के बैठते हुए डंडा अपने हाथ में उठा के बोली, हम आपको एक चॉइस देते हैं, या तो आप चुपचाप जाके सोफे पे सो जाइए या फिर। कहते हुए अपने चेहरे पे टेढ़ी मुस्कान लिए डंडा हाथ में पकड़े बेड से नीचे उतर गई। परी की बात सुनते ही हुकुमसा हकलाते हुए बोले, जान द देखिए आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, भूलिए मत हम राजस्थान के हुकुमसा है। कह के सीना चौड़ा किए खड़े हो गए। ये देखते हुए परी डंडे पे अपने दोनों हाथों की पकड़ मजबूत करके उनको देखते हुए गुस्से से बोली, और हम हुक्मरानी सा है, इसलिए आखिरी बार बोल रहे हैं, हमारे पास भी मत आइएगा वरना इसी डंडे से मार मार के आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। बेचारे हुकुमसा जो हमेशा दूसरों को सजा देते थे आज वो खुद एक गुनहगार की तरह परी के सामने खड़े थे। परी की बात सुनते ही हुकुमसा आखिरी कोशिश करते हुए बोले, जान आप गलत समझ रही हैं। अभी हुकुमसा इतना ही बोले थे कि परी उनकी तरफ डंडा लेके पूरे तेजी से भागी। ये देखते ही हुकुमसा बिना देर किए कूद के दूसरी तरफ भागते हुए बोले, जान अगर इससे हमें लग गया तो आप विधवा भी हो सकती हैं, जानती है ना आप। कहते हुए भाग के बेड पे चढ़ गए। परी गुस्से में नीचे खड़ी होकर उनको घूरते हुए बोली, ये आपको सक्षम के साथ सोने के पहले सोचना चाहिए था। कहते हुए डंडा हुकुमसा के पैर पे चलाई पर हुकुमसा समय रहते ही बेड से नीचे कूद गए। अब ये हाल था कि हुकुमसा कमरे में भागते हुए खुद को बचाने की कोशिश करते हुए परी को बार बार रुकने के लिए बोल रहे थे। वही परी बिना उनकी बात सुने डंडा चला चला के उनको मार रही थी, पर बार बार हुकुमसा उस वार से बच जा रहे थे जिससे परी का पारा चढ़ता ही जा रहा था। वही सक्षम ये सब बालकनी में खड़ा अपने चमकते आंखों से देख रहा था। हुकुमसा के चेहरे को देखते हुए सक्षम खिखी करके हंसते हुए बोला, भाभी एक आप ही है जो इसको पीट सकती हैं, और मारिए इस बेरहम आदमी को और मारिए। काश हमको भी कहीं से एक डंडा मिल जाए और हम भी दो चार डंडा इस शौर्य को मार दे। सोचते हुए हंसने लगा। फिर एक झलक परी को देखते हुए धीरे से बोला, भाभी आप इसको मारिए, जब तक हम इसकी बहन से मिलके आते हैं। कह के हंसते हुए वहां से चला गया। गंगा का कमरा। गंगा बेड पे पेट के बल लेटी अपने नम आंखों से सामने के देख रही थी। तभी कुछ गिरने की आवाज सुन के चौंकते हुए उठ के बैठते हुए आवाज के दिशा में अपना सर घुमा के देखी। यह सक्षम गंगा की बालकनी में कूदते समय थोड़ा लड़खड़ा गया और मुंह के बल गिरा पड़ा। फिर उठते हुए चिढ़के खुद से बोला, हमारा आज का दिन ही खराब है, सुबह से चोट ही लग रहा है, कभी शौर्य से पीट जा रहे हैं कभी खुद गिर जा रहे हैं। कहते हुए उठ के खड़ा हो गया। यह गंगा धीरे धीरे जैसे ही बालकनी की तरफ बढ़ने लगी कि किसी को अपने बालकनी में खड़ा देख के बुरी तरह डर गई और जोर जोर से चीखते हुए बोली, चोर चोर। कहते हुए उठे पांव कमरे के दरवाजे की तरफ भागी। उसकी चीख सुनते ही सक्षम दौड़ते हुए अंदर गया और एक हाथ से पीछे से उसके मुंह को बंद करते हुए दूसरे से उसका हाथ पकड़ के दरवाजा खोलने से रोकते हुए बोला, चुप हो जाइए, ऐसे शोर मचाएंगी तो सभी उठ जाएंगे। कहते हुए उसके मुंह से हाथ हटा दिया। सक्षम का आवाज सुनते ही गंगा की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो गई और दिल जोरों से धड़क उठा। फिर बिना पीछे मुड़े खुद को संभाले अपने कांपते आवाज में गंगा बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सक्षम नीचे झुकते हुए धीमी आवाज में बोला, आपसे मिलने आए हैं। उसकी बात सुनते ही गंगा की तो जैसे सांसें ही थमसी गई और चौंकते हुए बोली, क्या? गंगा के इस रिएक्शन से सक्षम अपने सेंसर्स में आया और गंगा के हाथ को छोड़ के स्विच बोर्ड की तरफ जाके कमरे की लाइट्स ऑन कर दिया। लाइट्स ऑन होने के बाद भी गंगा वैसे ही खड़ी रही। तभी सक्षम गंगा की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ चोट लगी है आपको, हमें दिखाइए। उसकी बात सुनते ही गंगा के होश उड़ गए और चौंकते हुए अपना सर घुमा के सक्षम को हैरानी से देखने लगी। फिर गंगा अपने एकटक नजरों से सक्षम को देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा भी है? कह के अविश्वास से उसको देखने लगी। क्रमश